स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। हफ्ते का आखिरी सेशन है और बढ़िया एक्शन इस पूरे हफ्ते बना है। आज आपको सुस्ती दिख रही है, कोई बात नहीं, बट कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्शन कैसा रहेगा आने वाले 1.5 घंटे में, कहाँ पर रखनी है आपको नज़र? वीकली क्लोजिंग होने वाली है, वहाँ पर कैसा मूव बनेगा? नई वीकली एक्सपायरी शुरू हो चुकी है, वीकेंड सेशन है, अमेरिका में ज़्यादा डेटा आने वाला है, तो बहुत सारा एक्शन है। आइए जल्दी से इसकी कवरेज भी करते हैं शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ने के लिए तैयार है। इससे पहले इस समय की सबसे बड़ी बातें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 125 अंकों की आज गिरावट है। पिछले 8 सेशंस में लगातार तेजी के बाद आज आपको थोड़ा करेक्शन दिख रहा है, बट 1% से कम की गिरावट है, तो वो आपको दिखा रहा है कि बाजार में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। 1% से कम फिसले हैं, वो भी 8 सेशंस की रिकॉर्ड तेजी के बाद। निफ्टी के अलावा आप देख रहे हैं सेंसेक्स 450 अंक लुट का है, बैंक निफ्टी 200 अंक गिरा है। हालांकि कंपेयर टू निफ्टी रिलेटिवली स्टेबल है, क्योंकि पूरा दिन 43,000 के करीब ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। ऑटो, एनबीएफसी, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, यहां पर आपको आधे से 1% की गिरावट दिख रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप, मेटल्स और रियल एस्टेट, यहां पर आपको 1/4 से 0.5% की तेजी दिख रही है। रोटेशन चल रहा है बाजार में। डाउ कल शाम 200 अंक फिसला था, उसके सामने आज डाउ फ्यूचर्स करीब 50 अंक नीचे आपको दिख रहा है। और यूरोप के बाजार, यहां पर 1/4 से आधे % की गिरावट। तो कोई ऐसी बड़ी गिरावट ग्लोबली नहीं आ रही है, कोई ऐसी बड़ी गिरावट हमारे बाजारों में नहीं आ रही है, कोई ऐसे बड़े संकेत अब तक तो नहीं आए हैं। हाँ, आज एक इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है अमेरिका में, जो बाजार कीनली वॉच कर रहा है। शायद उस पर आपको एक शार्प रिएक्शन भी दे। दोनों तरफ का रिएक्शन आता है। अगर अनुमान से खराब डेटा आया तो बाजार इसे अच्छा मानेंगे, अगर अनुमान से बेहतर डेटा आया तो शायद बाजार इसे खराब मानेंगे। शाम को जो होगा वो होगा, बट आने वाले 1.5 घंटे में आपको क्या करना है ये बताने के लिए हमारे सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। अब तक सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार ने होल्ड किए हैं। कुछ बढ़िया स्टॉक रोटेशंस भी हो रहे हैं, बाय और सेल कॉल दोनों आ रहे हैं आपके लिए सुबह से, वहीं पर रहेगा हमारा फोकस। आइए उससे पहले इस समय की बड़ी बातें ट्रिगर्स के लिहाज से कौन सी हैं, इस समय की खबरें कौन सी हैं इंपॉर्टेंट जो आज आई हैं, ये भी एक बार जान लेते हैं। नुपुर और अरमान हमारे साथ हैं तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आईपीओ का सीजन आता है और फिर उनके अर्निंग्स का सीजन आता है। तो रिजल्ट है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, आइनॉक्स विंड एनर्जी के आज नतीजा आने वाले। आईपीओ देखें तो यूनिपार्ट्स इंडिया का आज आईपीओ बंद हो जाएगा। करीबन 835 करोड़ की इसकी साइज है। ग्लोबल से आज काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, जो जॉब्स डेटा है नवंबर के मंथ से, वहां पर बाजार की नजर रहने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आप सैटरडे की बात करें तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स अपने पहले और दूसरे दोनों क्वार्टर के नतीजे देने वाली है सैटरडे के दिन। हैटसन एग्रो फोकस में रहेगा क्योंकि राइट्स इशू पर बोर्ड की बैठक है सैटरडे के दिन। सांगी इंडस्ट्रीज, जहां पे प्रेफरेंशियल राइट्स इशू के थ्रू कंपनी फंड्स जुटाने वाली है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। संडे के दिन भी ग्लोबल से काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, ओपेक की मीटिंग है, तो यहाँ से जो भी डेटा आता है उस पर बाजार की नजर रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जहां ट्रैक करना होगा। मंडे के दिन हमारे यहाँ पर आरबीआई एमपीसी की जो मीटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पर नजर आएगी। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बैंक्स के जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स होते हैं रुपये में, उनके हेड से मिलने वाली है, तो यहाँ पर नजर रहने वाली है। एलएनटी इन्फोटेक जो मर्जर हो चुका है माइंडट्री के साथ, उसका नाम चेंज हो जाएगा, एलएनटी माइंडट्री हो तो दिखेगा। और जो नए शेयर्स लिस्ट हुए जो दिए गए थे स्वैप रेशियो के थ्रू, वो लिस्ट हो जाएंगे मंडे के दिन। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, जहाँ पे बायबैक जो कंपनी ने अनाउंस किया था वो शुरू होता दिखेगा मंडे से 16 दिसंबर तक, और जिसकी जो प्राइस है वो 3,750 रुपीज के आसपास की है। अदानी का जो ओपन ऑफर है एनडीटीवी को लेकर वो मंडे के दिन बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे नजर रहने वाली है। और डीजी मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक जो फिलहाल एसएमई प्लेटफॉर्म पर है बीएससी के, वो मेन बोर्ड पे आ जाएगी, एनएससी और बीएससी दोनों पर। आईपीओ से धर्मराज गार्ड का अगर आपने इसमें भरा था तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट डेट है मंडे के दिन। करीबन 35 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। ग्लोबल से ईसीबी यूरोप जहां पर है, वहां के जो प्रेसिडेंट है वो स्पीच देने वाले, तो वहां से जो भी डेटा आता है उस पर बाजार की नजर रहेगी। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। इंपॉर्टेंट डेटा आज अमेरिका में आएगा, ओपेक की बैठक है, यूरोप में आपको काफ़ी नज़र रखनी है। तो खबरें तो बहुत सारी हैं, ग्लोबल इवेंट्स और डोमेस्टिक इवेंट्स हमारे लिए। ट्रिगर्स तो निकल रहे हैं। खबरें अरमान? खबरें इक्का दुक्का खबरें हैं। आज बहुत कम बार ऐसा होता है कि मुझे कम बोलने का मौका मिलता है, पर आज ऐसा दिन है जहाँ पे शीट दिखाई आपने कितनी खबरें लिखा है। ये तो फॉन्ट बढ़ा के भी इसमें पता नहीं चलेगा। बताएं।
जायडस लाइफ साइंस पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनको यूएस एफडीए से जो है वो दवा की अर्जी मिलती हुई दिखी है, और ये जो दवा है इसका जो प्रोडक्शन है वो एक मोरिया जो इनका प्लांट है वहाँ पर जो है वहाँ पर करने वाले हैं। पीवीआर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हरियाणा में 3 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स जो है वो इन्होंने खोला है। शुगर स्टॉक्स पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें का डेटा आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा 1 अक्टूबर से अगर आप 30 नवंबर तक का जो डेटा है, लगभग 48 लाख टन जो है वो शुगर का जो है उत्पादन हुआ है। वही अगर पिछली बार के हिसाब से अगर कंपैरिजन करके देखेंगे तो वो लगभग 47 लाख टन था। और अंत में 2 ब्लॉक डील है मेरे पास, जिसमें किम से लगभग 14 लाख शेयर्स और IRFC 24 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ब्लॉक डील्स जहां पर आपको एक्शन होते हुए दिख रहा है, और कुछ खबरें कुछ ज़्यादा नहीं है, दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि बाजार ऑलरेडी वीकेंड मूड में जा चुके हैं। इस हफ्ते अच्छा प्रॉफिट बनाए, अब बाजार रिलैक्स करने के मूड में है, बट हम आपको करने नहीं देंगे रिलैक्स, क्योंकि आखिरी 1.5 घंटा बाकी है। एक्शन अभी भी बन सकता है, और आइए एक्शन को बढ़ाने के लिए आगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, किरण जी, हिमांशु जी, आशु, मदान साहब, एंड ऑफ कोर्स थोड़ी देर में सिटी साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आशु सर, आज तो स्टूडियो आ जाते सर, आज एक आखिरी गोल्डन मौका था जो आप अब गवा चुके हैं सर। दीपांशु, ये आपकी स्टेटमेंट से ना मुझे तो खैर मतलब मुझे तो खुशी है, लेकिन पब्लिक को बहुत खुशी मिली होगी जो आपने कहा आज आखिरी मौका था। इसका मतलब अनिल जी मंडे से आ जाएंगे, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, कोई मैसेज डाल रहा है, कोई ट्विटर पे है। सो आई थिंक यू हैव आई थिंक एड्रेस्ड ऑल दी कंसर्न जो लोगों के थे कि अनिल जी कहाँ और कब आ रहे हैं। तो मैंने कहा था ना दीपांशु, वो एग्जाम्पल, अब जब बाबूजी आ जाएंगे तो वो जब तक ये नहीं बोलेंगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और जब तक वो नहीं कहेंगे कि एंकर बने, तो लेट बाबूजी कम बैक, उसके बाद ही करेंगे। अभी भी आप वैसे एब्सेंस का पूरा फायदा उठा रहे हैं आशु सर। बाबूजी बुला के, अच्छा वो अंकल नहीं बोला अभी, बट जिन को सवाल उठ रहे हैं कि अनिल जी कहाँ हैं, क्या हो गया, एक हफ्ते से आए नहीं, हर किसी को वेकेशन टाइम डिजर्व करता है, और अनिल जी तो काफ़ी लंबे समय से छुट्टी पर नहीं गए थे। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो अनिल जी के ट्विटर पेज पर चले जाइए, आपको सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे, जैसा आशु जी भी अभी कह रहे थे। जी बंसल जी, आप भी कुछ कह रहे थे सर। अरे दीपांशु, मैंने वो अनिल जी का ट्वीट देखा ना तो समझ में आया, 6 तारीख तो आ गई, मतलब ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा वनवास हो गया। एंड यू मेड माई डे, मतलब कि आपने तो दिन बना दिया दीपांशु, जो बोल के कि आखिरी मौका है, और आशु जी ने आखिरी मौका भी छोड़ दिया, तो दिन बना दिया आपने दीपांशु स्टेटमेंट देके, और आशु जी ने भी दिन बना दिया। दिल्ली में है इसलिए वो स्टूडियो नहीं आ पाया, उनके एक्चुअली हाथ पांव बंधे हुए हैं, अगर मुंबई में होते हैं तो पक्का स्टूडियो में बैठे होते हैं। पूछ लीजिए आशु जी से आप। आशु जी, आई थिंक पार्शली राकेश जी बिल्कुल राइट हैं। अगर मैं मुंबई में होता तो मतलब एक दिन तो जरूर आता अनिल जी की एब्सेंस में, लेकिन दीपांशु जो मजा टुगेदरनेस का है, मतलब ऑल इन द स्टूडियो टुगेदर जो उनके और आपके साथ है, कोई भी कोरम पूरा हो तो वही मजा आता है। बट येस, आई वुड हैव यूज्ड दैट अपॉर्चुनिटी, तो मैं दिल्ली में हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आशु जी ने तो अपना मौका गवा दिया है, बट बाजार पर आशु जी जो भी अपने राय दें, स्टॉक्स की बात करें, उस पर आप मौका ना गवाएं। और हाँ, मंडे का अब आप सब कर सकते हैं इंतजार, बट इंतजार आज बाजार थोड़ा ज़्यादा करा रहा है। एक बार थोड़ी मार्केट पर भी राय ले ली जाए, थोड़ी कॉल्स भी जो भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आएंगी उनको भी हम करेंगे हाईलाइट। आशु जी, एक बार जरा आज के मार्केट एक्शन पर राय दें। 8 दिन की तेजी के बाद ऑब्वियसली थोड़ा कंसोलिडेशन आना चाहिए, और कुछ ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आई है, बट आज पहली बार हुआ है पिछले 8 दिनों में जहां पर डिप पर मूवमेंट ऊपर का नहीं आया है, उसी के आसपास रहे। 18,700 होल्ड कर रहा है, 43,000 बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, बट आज पहली बार 8 दिनों बाद डिप के बाद का आप एक्शन नहीं देख रहे हैं। यस दीपांशु, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बहुत ज्यादा रीड करने वाली बात है। नॉर्मल करेक्शन है इतनी बड़ी तेजी के बाद, इतनी मूवमेंट के बाद, और मुझे लगता है कि अगले एक दो दिनों की कंसोलिडेशन है और ये वापस यहां से रिवर्सल आएगा। रिवर्सल ऑल्सो मे नॉट बी शार्प, क्योंकि कंसोलिडेशन होगा, लेकिन इंडेक्स में दीपांशु कोई भी मुझे चिंता की बात नहीं लग रही है। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सबड्यूट लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अच्छा ये करेक्शन आई है, और यहां से मुझे लगता है कि बाउंस बैक आएगा। और उस बाउंस बैक को प्ले करने के लिए दीपांशु मैंने एक स्प्रेड भी शेयर करना है आपसे, वो मैं करता हूं। एक बैंक निफ्टी का भी स्प्रेड है। उससे पहले दीपांशु मैं आई मीन लाइक ऑलवेज जो स्टॉक्स है उनकी बात कर लेना चाहता हूं। एक स्टॉक की कॉल भी है, तो दीपांशु मुझे स्टॉक स्पेसिफिक चीजों से बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। अभी भी जो मेरी 5 पिक्स हैं, या 4 या 5 जो पिक्स हैं दीपांशु, अंबुजा,
कॉनकोर, यूपीएल, डेल्टा बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं स्प्रेड से, जैसे भी मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं लगती है। ऑल 4 and 5 स्टॉक्स आर ऑन ट्रैक और आगे पीछे करके कंसोलिडेशन ब्रेक करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, बट हायर हाइज और हायर लोज बना रहे हैं। इसमें कोई मुझे वो नहीं लग रहा। आज पता नहीं किरण जी शो पे है कि नहीं है, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, बट दीपांशु मैंने उस दिन भी बात की थी, जो राकेश जी ने भी कहा था कि शायद थोड़ा सा मेरा कभी कभी कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि व्यूअर्स का तो पता नहीं राकेश जी को नहीं समझ आता। ऑटो स्टॉक्स पे कल नंबर भी आ गए दीपांशु, सब कुछ हो गया, देख लो आज नीचे हैं। और ये टाटा मोटर, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं मंदी में नहीं था, लेकिन वही 443 और वही 440 के नीचे फिर खड़ा हो गया। तो इतना ये डिसेप्टिव स्टॉक हो गया है कि ये ना पैसे कमाने नहीं देगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि आई एम आउट ऑफ टाटा मोटर, मेरा कोई व्यू ही नहीं है। बट अगर 440 से ऊपर खड़ा होता है तो उसके बाद मतलब अगर ऊपर 440 के ऊपर खड़ा रहता है तो शायद वो मूवमेंट आए, वो तो मूवमेंट नहीं आती है। सो आई डोंट नो, आज मैं किरण जी से बल्कि इंटरेस्टिंगली पूछूंगा कि क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। और दीपांशु, इसी ऑटो इंडेक्स के लिए मैंने एक और भी चीज बोली थी कि अशोक लेलैंड इज माय शॉर्ट कैंडिडेट, क्योंकि इसमें भी दीपांशु काफी मतलब बहुत सारी वो जो होता है ना, जब ऑटो चलता है तो नीचे वाले स्टॉक में कई मैंने बाय कॉल सुनी थी और मैं 51-52 से ही बोल रहा था कि ये भी टॉपिश है और अशोक लेलैंड कुड बी ए सेल कैंडिडेट ऑल्सो। और आज आई थिंक सुमित ने सेल कॉल भी दिया है। तो मैं ऑटोज में जस्ट टू क्लैरिफाई व्यूअर्स, क्योंकि राकेश जी ने बोला शायद कोई कुछ समझ नहीं आता, एंड टू राकेश जी, मेरा ऑटो इंडेक्स पे सेम स्टैंड है, लेगार्ड है, पैसे भी पिछले दिनों में बने भी नहीं, आगे भी मुझे नहीं लगता कि शायद बनेंगे, लेकिन अगर बन भी सकते हैं तो मेरे पास उससे ज्यादा अच्छी सेक्टर और स्टॉक्स हैं, मैं उनमें बना रहना चाहूंगा। तो अब अगर दीपांशु आप बिगल बजा दें तो मैं निफ्टी का स्प्रेड देता हूं, बैंक निफ्टी का स्प्रेड देता हूं, और एक स्टॉक भी है जिसके बारे में मैं एक लॉन्ग कॉल है वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। आशु जी, और आपके कॉल्स भी लूंगा मैं सर। उससे पहले 1-2 कॉल्स और हैं कतार में, वो पहले एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि सुमित जी का हाथ सबसे पहले खड़ा हो चुका था। आइए बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 101 रुपए 10 पैसा, और बहुत लोअर लेवल से, और कंटिन्यूसली मैं ये स्टॉक के लिए बोलता आ रहा हूं कि स्टॉक के तेजी के द्वार खुल चुके हैं, क्योंकि स्टॉक के नाम में है द्वार और स्टॉक का नाम है द्वारिकेश शुगर। द्वारिकेश शुगर के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है, पूरे शुगर सेक्टर के अंदर अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो द्वारिकेश शुगर के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। रिसेंट के स्विंग आई स्टॉक ब्रेक कर रहा है, यहां से आज और अगले हफ्ते में द्वारिकेश शुगर में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें, 97 रुपीज का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर के अंदर 106 रुपए से लेके 110 रुपए तक के लेवल द्वारिकेश शुगर के अंदर जल्दी ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। 97 का स्टॉप लॉस, 106 और 110, ये 2 टारगेट ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें द्वारिकेश शुगर। 106-110 के टारगेट के लिए द्वारिकेश शुगर में करनी है आपको खरीदारी, इस पर आपको रखनी नजर। आई थिंक किरण जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। किरण जी, कॉल है सर आपका? नहीं, कोई कॉल नहीं है अभी। चलिए, कोई नहीं। किरण जी से भी उनका काउंटर लेंगे और स्टॉक्स के बारे में करेंगे चर्चा। 1-2 काउंटर्स और हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। यूनाइटेड ब्रूरीज, इस पर बड़ा मूव आ रहा है। बलरामपुर चीनी द्वारिकेश की तरह ये भी मूव कर रहा है। लॉरस लैब्स बाउंस बैक के मूड में आपको दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में आते हुए दिख रहा है। पर आइए इंडेक्स पर जो स्प्रेड्स हैं आशु सर के, वो भी अब जान लेते हैं। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। दीपांशु, जो मैंने निफ्टी पे व्यू शेयर किया, इन द स्पिरिट ऑफ द सेम व्यू, 18,650 एट द मनी या 25-30 पॉइंट 30-35 पॉइंट इन द मनी कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 146-147, और 200 पॉइंट ऊपर 18,850 की 2 कॉल बेचनी है, जिसका भाव चल रहा है 53 रुपए 53-54 रुपए। दीपांशु, इस स्प्रेड को बनाने में जो मेरी कॉस्ट आएगी ना, 39 to 40 रुपीज आएगी। 39 to 40 का कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं। 18,650 प्लस 40, 690। अभी 690 पे स्पॉट चल रहा है, तो जो मैं 40 रुपए प्रीमियम दे रहा हूं वो 40 रुपए ऑलरेडी प्राइस्ड इन है फ्यूचर स्पॉट के भाव में। तो मुझे ये 40 रुपए देके 1:2 का स्प्रेड बनाना है। नीचे में कोई दिक्कत नहीं है, 40 रुपए का कॉस्ट है, वो निकल आती है, क्योंकि टाइम वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है। और ऊपर ये 19,050 तक सेफ है। 19,100 पे मेरे को इसको लॉस होगा। मुझे मतलब मार्केट ठीक लगता है
लगता है 600 650 और साथ में ऊपर 850 900 की रेंज में रहेगा। तो मुझे 19,000 क्रॉस करते हुए नहीं लग रहा, बाउंस बैक भी लग रहा है लेकिन 19,000 क्रॉस करते हुए नहीं लग रहा। तो इस ट्रेड अगर ये व्यू बिल्कुल ठीक बैठता है दीपांशु, तो ये बहुत अच्छा स्प्रेड है। ये 40 रुपए लगा के फिर इसमें 100 रुपए प्लस मतलब डबल से ऊपर का पैसा बन सकता है। तो निफ्टी में तो ये बुल स्प्रेड है। बैंक निफ्टी में दीपांशु बियर स्प्रेड है, वो रिवर्स है। अभी चल रहा है दीपांशु 42,000 मतलब ऑलमोस्ट 43,000 स्पॉट बैंक निफ्टी है। मुझे 42,900 की पुट लेनी है जिसका भाव चल रहा है 195 रुपए। 42,900 की जो 100 पॉइंट यहां से नीचे उसकी एक पुट लेनी है और 400 पॉइंट नीचे 42,500 की 2 पुट बेचनी है। इस स्प्रेड को बनाने में दीपांशु कॉस्ट आएगी 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए। ऊपर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में मैं कहां सेफ हूं 42,100 तक। मैं फिर रिपीट करता हूं दीपांशु, 42,900 की एक पुट लेनी है, 42,500 की 2 पुट्स बेचनी है, कॉस्ट है 20 रुपए, सेफ है 42,100 तक, यहां से ऑलमोस्ट 900 पॉइंट नीचे तक। तो ये भी अगर मार्केट रेंज बाउंड है और 200-400 पॉइंट घट सकता है बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी, तो इसमें भी लास्ट वीक भी हमने बनाया था दीपांशु, उसने भी डबल पैसे दिए थे उस स्प्रेड ने। हमने 55-60 में बनाया था, वो 100 प्लस हो गया था, हमने बुक करवाया था। ये भी मुझे लगता है 20 रुपए में बन रहा है, इसका भी 3 गुना पैसा हो सकता है। जैसे निफ्टी का डबल से ऊपर हो सकता है, इसका 3 गुना हो सकता है। अगर 42,400 500 600 तक निफ्टी आ जाएगा तो इसमें बहुत मजा आएगा। और थीटा डिके तो आजकल बहुत जल्दी होता है, मतलब प्रीमियम्स बहुत टूट रहे हैं। तो निफ्टी में बुल स्प्रेड, बैंक निफ्टी में बियर स्प्रेड। आप पूरी रेंज को, ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज है, कंसोलिडेशन है, तो इस कंसोलिडेशन को इस तरह से प्ले कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा डिसाइसिव व्यू ऊपर नीचे का नहीं है। तीसरा दीपांशु एक कॉल है, ये स्टॉक की है दीपांशु। आपने मतलब सबने कवर ही किया, मैंने देखा कि एनबीएफसी सबने कवर किया और बहुत अच्छे से एनबीएफसी चलने शुरू हुए हैं। और दीपांशु पिछले दिनों में मैंने देखा जो 4-4 साल की कंसोलिडेशन के स्टॉक्स थे, जिसमें मैंने वो अनिल जी ने पूछा हृदय परिवर्तन हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, एबी कैपिटल में भी मैंने कहा कि 140 नहीं 175 जाएगा, 152 तो हो गया। ऐसे मतलब इन लाइन विद दैट मुझे लगता है दीपांशु जो अगला स्टॉक चलने के लिए तैयार है, और इसके लिए मैं मतलब लिमिटेड इंटरवेंशन कुणाल जी की भी चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 92-92 का एक लेवल है। हमने तो कल से शेयर किया, कल से क्लाइंट से शेयर किया है दीपांशु, सो दैट इज माय डिस्क्लेमर 89 पे ही। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस, आई मीन अगेन डिस्क्लेमर कि मेरे को ये शेयर बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन जिस तरह से मैंने ट्रेंड देखे हैं बाकी स्टॉक्स में और एनबीएफसीज में, और जो 4-4 साल की कंसोलिडेशन के लेगार्ड चल रहे हैं, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ये भी यहां से 10-15-20% ना चले। तो मेरा टारगेट मुझे लगता है 100 क्रॉस होना चाहिए। तो 89 to 90 में हमने खरीदवाया, अभी भी 90 रुपीज है। मुझे लगता है इसकी इन द मनी कॉल ली जा सकती है 90 रुपए की, स्प्रेड बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब एल&टी हाउसिंग फाइनेंस भी चलेगा इन लाइन विद अदर स्टॉक, इन लाइन विद अदर लेगार्ड्स, इन लाइन विद अदर स्टॉक्स हु हैव कंसोलिडेटेड फॉर 3-4 years, और अब वो मतलब वो एलिफेंट टर्न हो रहा है। और क्या ये मेरा व्यू राइट है? और कौन सा ऐसा लेवल है जिसके बाद ये अच्छा मूव आ सकता है? ओवर टू कुणाल जी। कुणाल जी मदद करेंगे सर एल&टी फाइनेंस? बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु, चार्ट बहुत जबरदस्त है। मैं भी इनफैक्ट अभी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग ही देख रहा था जब आशु जी ने बोलना शुरू किया। बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और शर्तिया उन्होंने पहले ही टेक्निकल राय जरूर मशवरा लिया होगा। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है 91 के ऊपर, तो मेरी भी राय में ऊपर जाना चाहिए। 3 डिजिट्स वापस रिक्लेम करेगा स्टॉक, तो मैं पूरी तरह तन मन के साथ आशु जी के साथ। चलिए बढ़िया, ये तो सोच विचार भी मिल रहे हैं। आई थिंक हिमांशु जी के भी रेडार पर एक काउंटर था। तो आशु जी की तरफ से एल&टी फाइनेंस, एक बेयर स्प्रेड बैंक निफ्टी पर, एक बुल स्प्रेड निफ्टी पर। बाजार अगर कंसोलिडेट होता है तो बेस्ट वे यही है। जी आशु जी। अनिल जी, कुणाल जी का थैंक यू, और साथ में मेरा डिस्क्लेमर कि मैं जब चार्ट्स और टेक्निकल देखता ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ, समझता भी नहीं हूँ, और मेरे गुरु द्रोणाचार्य वही हैं, तो मैं कहाँ से पूछूंगा? मेरे जो दिमाग के वो जो है ना मतलब पैरामीटर्स, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। और काफ़ी लोग जो मुझे जानते हैं समझते हैं, तो जिस चीज़ में मैं इतना बिलीव ही नहीं करता, कैसे जब मुझे थोड़ा सा डाउट होता है तो मैं गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता हूँ और कहीं से नहीं और पूछता मैं। आपने तारीफ तो वैसे कुणाल जी की करी है, बट कॉम्प्लीमेंट आपने इनडायरेक्टली मुझे दे दिया है आशु जी, तो उसके लिए मेरा शुक्रिया। और अगर आप कंफ्यूज हैं कैसे, तो एक बार इस रिकॉर्डिंग को आप वापस देख लीजिएगा, लाइव आपको मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा सर। ठीक है आशु जी? ठीक है, चलिए, अच्छी वाली मिस्टेक करिए आशु जी ने, बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया है, थैंक यू उसके लिए आशु जी। आइए किरण जी के लिए एक बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी, गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, दो तीन सेक्टर है जो चल रहे हैं। एक तो आईटी चल रहा है, दूसरा है सीमेंट जहां पे कंजम्पशन थीम चल रही है। तो सीमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए और रैमको सीमेंट मेरा बाय कॉल है। मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी देता हूं। रैमको का 700 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए जो कि 25 रुपए 50 पैसे 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहीं पे लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 4 रुपए नीचे, यानी आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 22 का। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 36 का, 33, 36 और 39 ये टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। मैं अभी रैमको सीमेंट्स की कैश के लेवल्स की बात करूंगा। कैश लेवल्स, कैश के चार्ट्स में बहुत ही अच्छा एक नेकलाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है जहां पे हमने गैप भी छोड़ा था। जिस तरीके से हमने 690 का लेवल तोड़ दिया है, मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड काफी अच्छी देखने को मिल जानी चाहिए। छोटा सा बैरियर 700 705 का है, पर मेरा मानना है कि उधर रिव्यू लेना चाहिए जहां पे मेरे टारगेट्स ऑप्शन के हासिल हो जाने चाहिए। पर इवेंचुअली मैं मानता हूं 730 की तैयारी होती नजर आ रही है मुझे रैमको सीमेंट्स में। तो ये है आपके लिए रैमको सीमेंट्स, जहां पर किरण जी का की व्यू है। बढ़िया एक्शन सीमेंट स्टॉक्स में आपको पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। आइए, इस बीच सिमी जी की तरफ से एक स्पेशल कॉल है और आज वो शो में तो शामिल नहीं है, बट फोन अ फ्रेंड हेल्पलाइन उन्होंने यूज करी है। आइए करते हैं स्वागत सिमी जी का उनकी स्पेशल कॉल के लिए। सिमी जी गुड आफ्टरनून, बताएं मैम। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले तो आपने मुझे मौका दिया है, इसलिए शुक्रगुजार हूँ मैं आपको। और मेरा जो कॉल मैं देने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल कॉल है, वो कॉल मैं बाद में देती हूँ। उससे पहले मैं सुबह का जो भी मैंने कॉल दिए थे उसका अपडेट करूंगी। एक तो एस्ट्रल दिया था, बहुत दिनों के बाद बहुत जबरदस्त तेजी एस्ट्रल में देखने को मिला है। एस्ट्रल 2000 के पार भी आ चुका है, डे हाई के आसपास है। और मुझे लगता है कि एस्ट्रल का जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो 2000 का ही था। मैं छोटा छोटा टारगेट नहीं देती हूँ, बड़ा टारगेट देती हूँ और बड़ा टारगेट भी अचीव हो चुका है। मेरा दूसरा कॉल था पॉलीकैप भी डे हाई पर आ गया है और मुझे लगता है कि पॉलीकैप में भी बहुत बड़ा सा जो टारगेट मैंने दिया उसका एक टारगेट आज ही अचीव हो चुका है। मेरा जो 10 की कमाई का कॉल था वो भी आज मेरा रियल्टी में मैंने दिया था। आज मेरा रियल्टी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो किया है और मुझे लगता है कि ये यहाँ से भी चलेगा। अभी तो मैं चौथा स्टॉक आज का आफ्टरनून शो का स्पेशल कॉल जो देने जा रही हूँ, एक ऐसा सेक्टर में जो आज बाजी है। देखिए, लास्ट वीक से ही अल्कोहलिक जो बेवरेजेस जो सेक्टर है बाजिंग था। सबसे पहले ब्रेकआउट आया था मैकडॉवेल में। मैकडॉवेल लास्ट वीक से ही चल रहा है। आज बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट यूबीएल में देखा है। मैं यूबीएल भी नहीं दे रही हूँ किसी वो भी चला है, मैं दे रही हूँ रेडिको खैतान स्टॉक। यहाँ से जितना बढ़िया मोमेंटम शो किया है दीपांशु, अगर चार्ट देखोगे तो मुझे लगता है कि लगातार 2-3 महीने से जितना भी कंसोलिडेशन इसने किया है, पूरा कंसोलिडेशन का आज एक दिन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और बड़ा सा तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। एक इनिशियल हार्डल 1150 के आसपास है जो कि इसका सितंबर महीने का हाई है। 1150 क्रॉस करेगा तो सीधा ये जाके 1300 तक जाएगा। जितना पोटेंशियल चार्ट में है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था और उसके बाद जो बड़ा वाला कंसोलिडेशन है उसका आज ब्रेकआउट हो रहा है। और ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है कि राउंडिंग बॉटम का जो टॉप था वो टॉप ये रिक्लेम करेगा। 1300 का बड़ा सा टारगेट के लिए 1300 का 1300 का बड़ा सा टारगेट के लिए रेडिको खैतान को खरीद कर चलने का सलाह होगा। करंट लेवल पर खरीदेंगे, 1100 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। रिस्क सिर्फ 20 से 25 रुपया और रिवार्ड बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा सा टारगेट के लिए रेडिको खैतान 1300 का टारगेट के लिए खरीद कर चलिए। धमाकेदार ब्रेकआउट है। ओके, तो बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है रेडिको खैतान पर और सिमी जी की आवाज में एक्साइटमेंट निकल कर आ रहा है कि किस तरह की पोटेंशियल स्टॉक रखता है। और रिस्क रिवॉर्ड देखिए, सिर्फ 30 रुपए का आपको रिस्क है और रिवॉर्ड के बेसिस पर ऑलमोस्ट 300 रुपए की तेजी सिमी जी 200 रुपए की माफ कीजिएगा तेजी इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। तो बड़ा एक्शन आपको यहाँ पर बनते हुए दिख सकता है जहां तक रेडिको खैतान का सवाल है। शुक्रिया सिमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय देने के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज सुबह सुपर सेट की भी कॉल थी, रिसेंटली राकेश जी कुणाल जी के रेडार पर भी रहा है, एक्शन भरपूर है उस काउंटर में। यूनाइटेड ब्रूरीज आज आपको बढ़िया दिख रहा है एक्शन में और अब रेडिको खैतान पर भी सिमी जी की तरफ से कॉल आ रही है। तो लिकर स्पेस एक बार फिर से बजिंग मोमेंटम में आपको दिखेगा। एक और स्टॉक जो अच्छे मोमेंटम में है, पेटीएम। रिसेंटली इसके एक अच्छा रिवाइवल हुआ है और कुछ नया ट्रिगर भी पेटीएम के लिए निकल कर आया है। आज 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 5% की तेजी दिखा रहा है। नुपुर हमारे साथ बताने के लिए क्या चल रहा है पेटीएम में। नुपुर बताएं। एक्चुअली स्टॉक हमेशा हेडलाइन में ही है। पिछले एक महीने से अगर हम देखें तो इस स्टॉक में 20% की गिरावट थी
और बॉटम भी बनाया था, लेकिन कल एक ऐसा इवेंट हुआ था, कल एक ट्विस्ट आया था, उसके बाद आज इसमें काफ़ी मोमेंटम है और 5-6% की तेज़ी आज दिख रही है। कल कंपनी की एक एनालिस्ट मीट थी जहां पे वो सारे ब्रोकरेज हाउस, चाहे वो फॉरेन हो, डोमेस्टिक हो, फंड हाउस, उनसे उन्होंने मीटिंग करी थी और जो भी प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स थे उस पर उनकी कॉमेंट्री जो आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अब तक जो भी बाजार में जो भी ब्रोकरेज हाउस, जो एनालिस्ट थे, उनके यही कंसर्न थे कि काफ़ी ज़्यादा कैश बर्न होता है इस कंपनी का, रिस्क ऑन ट्रेड जो रेट्स है वो काफ़ी टेक्निकल्स होती है और जो प्रॉफिट आता है वो भी काफ़ी वहाँ पे कोई प्रॉफिट के कोई चांसेस नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं थी कि कब तक एबिटा पॉजिटिव होगी कंपनी, और जो डिस्क्लोजर्स भी कंपनी देती है वो भी बराबर नहीं होते जिसके हिसाब से वो आगे की ग्रोथ एस्टिमेट कर पाए। तो ये सारे कंसर्न्स थे, इस मीटिंग के बाद ये सारे कंसर्न्स सॉर्ट आउट होते अब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि उनका बिजनेस की ग्रोथ ड्राइवर्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस है। उन्होंने जितना भी कंसर्न्स था, बिजनेस समझाने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी बिजनेस क्या है और कैसे ये फंक्शन होता है, पेटीएम का बिजनेस, पेमेंट का बिजनेस, वो काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया छोटी छोटी डिटेल्स डिस्क्लोजर्स के साथ। अब उन्होंने ये भी कहा है कि जो पोटेंशियल है पेमेंट बिजनेस का वो काफ़ी ज़्यादा है और अब उनका जो फोकस है वो एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी पे है। पहले ये फोकस रेवेन्यू पे की तरफ था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट एग्रीगेटर की तरफ परफॉर्म करना था, लेकिन अब वो बॉटम लाइन की तरफ भी फोकस करें। इनफैक्ट उन्होंने लक्ष्य भी दिया 2022 सितंबर तक जो एडजस्टेड एबिटा होगा वो ब्रेक इवन लेवल पर आ जाएगा, एक्स ऑफ ईसॉप ऑफ कोर्स, लेकिन ब्रेक इवन होता हुआ नजर आएगा सितंबर 2023 में। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 12 से 18 महीनों में अगर फ्री कैश फ्लो की भी बात करें तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला कंसर्न, दूसरा, तीसरा, जितने भी कंसर्न्स थे ग्रोथ ड्राइवर्स को लेके, बिजनेस समझने को लेके, पेमेंट बिजनेस को लेकर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पे मैनेजमेंट ने कल आंसर दे दिया। और मार्जिन्स पर उन्होंने कहा है कि जो पेमेंट के मार्जिन है वहाँ पे अब कोई रिस्क नहीं है, वो ब्लेंडेड बेसिस पे यूपीआई का जो मार्जिन है, वो यूपीआई जो बिजनेस होता है कंपनी का, वो 5 to 7 बेसिस पॉइंट इम्प्रूव होगा और जो नेट मार्जिन है वहाँ पर भी ग्रोथ दिखेगी। इसी पे ऑलमोस्ट एवरी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आज सुबह से स्टॉक पे रिपोर्ट्स आ ही रही है और सीएलएसए की भी बात करें तो उनका कहना है कि लगभग 8,100 करोड़ का कंपनी के पास कैश है, तो कैश बर्न करने वाला जो कंसर्न था वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो टारगेट है वो करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा 650 का उनका टारगेट है और मॉर्गन स्टैनली भी अब इक्वल वेट की रेटिंग के साथ जो टारगेट है वो 695 का। एक और चीज़ यहाँ पर है, अब ये स्टॉक 14 टाइम्स EV to EBITDA पर ट्रेड करा है, ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी रीजनेबल है, इसलिए शायद अब ऐसा मोमेंट है कि करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा के टारगेट्स आ रहे हैं, अब तक ऑपोजिट था। अभी कमेंट्री आई है पहले भी आ चुकी है बट अच्छी कमेंट्री पहली बार डिस्क्लोजर्स आए, पहली बार मैनेजमेंट समझा पाया कि उनका बिजनेस क्या है। अभी तक ये होता था कि सब बोलते थे कि इतने सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है तो कैसे समझे, इस बार वो समझा दिया उन्होंने। तो ये इंतजार करना पड़ा स्टॉक के 75% की गिरावट के बाद, बट एटलीस्ट चलिए अब बाजार को थोड़ा कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है। दिग्गज ब्रोकरेजेस के थोड़े अच्छे टारगेट्स भी आए हैं और 2-3 दिनों से स्टॉक एक्शन में भी 10-12% की तेजी भी रिसेंटली आपको ये दिखा चुका है। तो पेटीएम इस पर करना है फोकस। मुदित जी के पास चलते हैं, बिगुल मुनाफे वाले मुदित। बताएं मुदित जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल, देखिए एक स्टॉक जहां पर सुबह से कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैं पहले बोलूंगा एक बार हमें इसके रीजन सुनने होंगे और चार्ट जरूर जो भी व्यूअर है खोल के देखेगा। आर्ली चार्ट हमें खोल के देखना है जहां पर कितना बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 2066-67 स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट सीधे 2100 का होगा, दूसरा टारगेट 2130 का बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 2040 का। देखिए अगर डेली चार्ट्स पर बात करते हैं तो डेली चार्ट्स पर स्टॉक में अपमूव के बाद कंसोलिडेशन था, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पर हुआ है, 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकला है। अब आप आर्ली चार्ट्स को खोलिए, आर्ली चार्ट्स में लास्ट 6 सेशन से स्टॉक में जो कंसोलिडेशन था उसमें परफेक्ट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आया और उसका ब्रेकआउट बढ़िया वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहा है। 2100-2130 के टारगेट बिल्कुल ये काउंटर टेस्ट करेगा, खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2040 का। तो ये है आपके लिए
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2100 और 2130 के टारगेट्स के लिए इस पर करें खरीदारी। सेठी साहब भी बस थोड़ी देर में जुड़ने के लिए हैं तैयार, उनका भी करेंगे स्वागत। आइए उससे पहले एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है 414 414 रुपए 25 पैसा स्टॉक का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों से स्टॉक रोज तेजी दिखा रहा है। कल छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया और आज वापस है उसको एक एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो रहा है जिसमें कल का हाई ब्रेक हो रहा है। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस कर रहा है। जाइडस लाइफ के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। आज और अगले हफ्ते के लिए जाइडस लाइफ में यहाँ पे सीएनपी पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 408 रुपए 410 रुपए के आसपास का बनेगा। तो 408 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं जाइडस लाइफ में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम बनना चाहिए। तो ऊपर में यहां से 424 रुपए का 426 रुपए का ये इमीडिएट लेवल्स है। तो 424 का पहला टारगेट माने 424 का लेवल निकलने के बाद 430 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। जाइडस लाइफ में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 408 के स्टॉप लॉस से 424 और 430 ये दो टारगेट्स के। 424 और 430, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। 424 430 के टारगेट है, 408 का स्टॉप लॉस है। जाइडस लाइफ साइंसेस पर आपको करनी है खरीदारी, ये सुमित जी की तरफ से राय आ रही है। फार्मा शेयर पर खरीदारी की राय आ रही है, ये बड़ी बात है। एक स्टॉक जिस पर रखनी है आपको नजर, BHEL। लग रहा है कि ये कोशिश कर रहा है बैंड से बाहर आने की, बड़ी मूव इस पर आपको आती हुई देखिए। 90 का लेवल BHEL आपके लिए इस समय टच करते हुए दिख रहा है। एक शानदार एक्शन BHEL के चार्ट पे बनाए। वायदा कारोबार के बैन में जरूर है, बट इस पर रखिए नजर, एक बहुत ही बड़ी मूव इस पर आपको आती हुई दिख रही है। एक बार बंसल जी से इसकी चार्ट पर भी राय ली जाए। बंसल जी, BHEL जरा देखें सर। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, जिनके पास है होल्ड करें। हम तो दीपांशु करेक्शन की वेट कर रहे हैं, करेक्शन आए तो उसको ऐड करें। करेक्शन इसमें आ ही नहीं रही है। तो और कुछ स्टॉक्स में दीपांशु ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, जैसे BHEL, PNB ये बैन में आने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट, और मुझे लगता है 97 98 से पहले यहाँ बिकवाली नहीं करनी चाहिए। क्वाली नहीं करनी चाहिए। अब ट्रेडिंग के लिए आप ऑफ कोर्स पोजीशन अपने हिसाब से माने, क्योंकि वायदा कारोबार के बैन में है, बट अगर पोजीशन है तो इस पर रखिए नजर। बहुत ही बड़ा एक्शन BHEL में आपको आते हुए दिख रहा है। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप देखिए, NBFCs फाइनेंशियल्स में काफी समय के बाद एक ट्रैक्शन बनते हुए नजर आया है। इसी वीक मैंने शायद ट्यूसडे के शो पर, क्लोजिंग शो में आदित्य बिरला AB कैपिटल पर एक ब्रेकआउट पे कॉल दिया था। स्टॉक में जबरदस्त तेजी है, 5% स्टॉक आज के सेशन में ऊपर है। अब मुझे लगता है कि देखिए दीपांशु, इस पूरे सेक्टर में जो कि इस प्राइस रेंज में अगर एक स्टॉक था जो शुरू से ही इन सब में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, तो वो स्टॉक था M&M फाइनेंशियल्स का। और आज के सेशन में भी वो स्टॉक एक अच्छी ब्रेकआउट के साथ वीकली क्लोज देने के लिए तैयार है। मेरा ऐसा मानना है कि M&M फाइनेंशियल में जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये 235 रुपए का एक पहला इंपॉर्टेंट टारगेट है जिसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली 230 रुपए के ऊपर की अगर वीकली क्लोज इसमें आती है दीप, तो ये एक अलग लीग में स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आएगा और इसमें पोजिशनली 250 से 260 रुपए तक के टारगेट खुलते हुए नजर आ सकते हैं। तो M&M फाइनेंशियल में खरीदारी करेंगे और इसमें ट्रेड लेंगे हम ऑप्शन के जरिए। 230 रुपए के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे, जो कि अभी करंटली 8 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसको हम 8.5 रुपए तक खरीदारी करके चलने की सलाह देते हैं। 7 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट इसमें रहेंगे 12.5 और 14 रुपए के। M&M फाइनेंशियल की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे 230 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में। M&M फाइनेंस 230 के कॉल ऑप्शन पर आप कर सकते हैं ट्रेड। NBFCs की अभी बात कर ही रहे थे, आशु जी भी L&T हाउसिंग का फाइनेंस की उन्होंने बात करी। कुणाल जी को भी यह काउंटर पसंद आया और M&M फाइनेंस पर अब राय आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। सेठी साहब से भी जुड़ने का वक्त हो गया, करते हैं उनका स्वागत। सेठी साहब की पिक सदाबहार, सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। और आज फोन लाइन पर नहीं, सेठी साहब लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सेठी साहब गुड आफ्टरनून सर, बताएं क्या करना है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, देखिए दीपांशु, बाजार में निफ्टी के लेवल्स पे जरूर हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो बाजार में एक अच्छी खासी तेजी चल रही है। एक मतलब स्टॉक स्पेसिफिक एक जबरदस्त बाजार है। मुझे लगता है
बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स हैं कैश मार्केट से जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। सर कौन सा है पहला स्टॉक आज का कैश कॉल? दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है 5 पैसा कैपिटल, जो 319 रुपए के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता है। IIFL ग्रुप की कंपनी है जो कि मेनली डिस्काउंट ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, रिसर्च और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में है। जबरदस्त कंपनी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी डिस्काउंट ब्रोकर है और अगर आप एक्टिव क्लाइंट्स के लिहाज से देखेंगे तो भारत की 6ठी सबसे बड़ी ब्रोकरेज है। करीबन 17-18 लाख तो इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं और अगर इनके जो ऐप है 5paisa.com जो ऐप है उसके अगर डाउनलोड्स देखेंगे तो अराउंड 1 करोड़ 20 लाख डाउनलोड्स हुए हुए हैं। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और खास करके पिछले 2 तिमाहियों से या 3 तिमाहियों से जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। हाफ ईयरली रिजल्ट्स देख रहा था, 18 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल हाफ ईयर में 5 करोड़ का पैट था। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, FIs DIs भी बुलिश है, इस पे 23-24% स्टेक ओन करते हैं। एक छोटी मार्केट कैप 970 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और जिस तरह से भारत में इक्विटी कल्ट अब बढ़ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स नए खुल रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक भी जो अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है, यहाँ से अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 340 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 310 का स्टॉप लॉस रखना है। 340 का टारगेट, 310 का स्टॉप लॉस, 5 पैसा कैपिटल खरीदारी करके चलनी है इसमें आपको। दूसरी पिक सर? दूसरा स्टॉक दीपांशु आज है एक शुगर स्टॉक है, शुगर सेक्टर फोकस में है। आज सभी शुगर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं सुमित को सुन रहा था, उसने द्वारिकेश शुगर पे बाई कॉल दिया जो मुझे भी पसंद है। मुझे लगता है इस सेक्टर से आंध्र शुगर को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए जो अभी 134 के लेवल पे है। आज शुगर सेक्टर की चाल देखते हुए एक तो खबरें थी कि जो शुगर एसोसिएशन है, क्या नाम है, इस्मा, उनका बयान आया है कि शुगर का प्रोडक्शन है वो पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ है। तो ऐसी अटकलें हैं कि सरकार ने जो शुगर के एक्सपोर्ट्स पे लिमिट लगाई हुई है, इस बार 6 मिलियन टन की लिमिट करी है, तो उसको थोड़ा बढ़ा सकती है, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है। दूसरा, एथेनॉल की स्टोरी अपनी जगह है, सरकार का एथेनॉल पे फोकस है और जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो परसेंटेज है वो डबल करने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, तो इसका एक बड़ा फायदा सब शुगर स्टॉक्स को होगा। और खास करके आंध्र शुगर इसलिए पसंद आता है, एक तो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है। शुगर की तो मैंने तेजी की बातें या तेजी के जस्टिफिकेशन बताए, बट इसके अलावा ये कंपनी केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, इवन फार्मा, एस्पिरिन भी बनाती है, इन सब सेक्टर में भी प्रेजेंट है। और खास करके कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश ये एक बड़ा कंपोनेंट है इनके टोटल बिजनेस का, 36% रेवेन्यूज इससे आते हैं और ये कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश में भी अच्छी तेजी देखी जा रही है। फिर इनकी एक और लिस्टेड ग्रुप कंपनी है जोसिल, उसमें 55% स्टेक है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। बाकी अच्छी डिविडेंड यील्ड है, 2.5-3% की डिविडेंड यील्ड है। मुझे लगता है शुगर सेक्टर में जिस तरह का आज तेजी है ये आने वाले दिनों में और बढ़नी चाहिए, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। 145 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 130 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो 5 पैसा कैपिटल और आंध्रा शुगर, आज वैसे शुगर स्टॉक्स के लिए भी अच्छा दिन बन रहा है, यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। दोनों काउंटर्स में आपको अच्छी गेंस आएंगी। 145 का टारगेट, 130 का स्टॉप लॉस आंध्रा शुगर्स पर भी आपको लगाना है। और सीरी साहब तो हमारे साथ पूरे शो में जुड़े हुए हैं और कुछ और बेहतरीन पिक्स भी सीरी साहब आपको देने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप करें इंतजार। थोड़ी देर में कुछ और कॉल्स भी लेंगे सीरी साहब की तरफ से। आइए तब तक सीरी साहब की तरफ से तो 2 पिक्स आ गई हैं, बाकी भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय दे रहे हैं। बट दिग्गज ब्रोकरेज जेफरीज के क्रिस वुड साहब जो भारत को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या अपडेट आया है भारत की पोजीशंस को लेकर, स्टॉक्स को लेकर, कहां पर उन्हें एक्शन दिख रहा है, कहां से रोटेशन आते हुए दिख सकता है, ये नई रिपोर्ट जो उसकर आई है उस पर आशीष हमारे साथ हैं तैयार। आशीष बताइए क्या क्या बदलाव कर रहे हैं क्रिस वुड साहब? बिल्कुल दीपांशु, बदलाव आपको बताऊंगा, इससे पहले इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। लॉन्ग ओनली इंडिया पोर्टफोलियो जो है इसमें सेक्टर एलोकेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए बैंक्स और NBFCs यहाँ पर 43% शेयर है, काफ़ी बड़ा एक्सपोजर यहाँ पर ये रख रहे हैं। एनर्जी में 20% है, रियल एस्टेट में करीब 19% है, ऑटो में 5%, इंफ्रा में 5%, ट्रांसपोर्ट में 4% और लॉजिस्टिक्स में 4%। यानी सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो बुलिश नज़र आ रही बैंक्स और NBFCs पर 43% के साथ, और एनर्जी में आपको 20% के आसपास का जो है वेटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बदलाव की बात करें तो ढेर सारे स्टॉक स्पेसिफिक इन्होंने बदलाव किए, कुछ स्टॉक्स को अंदर लिया, किसी को बाहर किया है, और साथ में वेटेज में भी बदलाव किया है। जुबिलेंट फूड्स की जगह अब इन्होंने अदानी पोर्ट्स को जगह दी है, और अदानी पोर्ट्स का जो है अब टोटल वेटेज करीब करीब 4% के आसपास हो जाएगा।
बजाज फाइनेंस का हिस्सा जो है यहाँ पर 1% कम कर दिया गया, लेकिन इसके विपरीत बजाज फाइनेंस में घटा रहे हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाकर अब करीब 2% के आसपास कर रहे हैं। और मैक्रोटेक में 2% है, डीएलएफ में 1% है, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज में से 1% का इन्होंने जो एक्सपोजर है वो घटा है। और सेंचुरी टेक्सटाइल में भी देखें तो 1% की कमी की है। तो सबसे ज़्यादा अगर लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में देखा जाएगा तो बुलिश नजर आ रहे बैंक्स और एनबीएफसीज में, और बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इन्होंने एक्सपोजर को बढ़ाया। एनर्जी में 20% का वेट है। तो ये है आपके कुछ इम्पॉर्टेंट एक्शन जो क्रिस वुड साहब ने करे हैं। काफ़ी क्लोजली कई सालों से वो भारत को ट्रैक करते हैं, उनके पोर्टफोलियो चेंजेस को भी बाजार काफ़ी क्लोज नज़र से ध्यान रखते हैं। तो चलिए ये है उनकी तरफ से कुछ बड़े पोर्टफोलियो चेंजेस। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 270 रुपया, 270 रुपया 50 पैसा। स्टॉक का नाम है जील, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। जील के अंदर मोमेंटम बन रहा है, कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है और ये स्टॉक अब यहां से आज और अगले हफ्ते में मूव दिखाने को तैयार है। जील में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें 263, 265 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 263 का स्टॉप लॉस लगा के जील में यहाँ पे खरीदारी करें। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक के अंदर कल का हाई निकल चुका है, रिसेंट का स्विंग हाई के ऊपर आ चुका है। स्टॉक यहां से 10 से 15 रुपए का मूव दिखाने को तैयार है। 280 का इसका पहला टारगेट बनेगा। 280 का लेवल निकलने के बाद 285 रुपए तक के लेवल नेक्स्ट वीक में जी एंटरटेनमेंट में देखने को मिल सकते हैं। 263 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 280, 285 के टारगेट्स के लिए। जी एंटरटेनमेंट में आपको एक ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहा है। इस काउंटर को रखें अपने रेडार पर, बढ़िया मूव आ रही है। पर यूनाइटेड ब्रूअरीज, इसके एक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बढ़िया एक्शन और बढ़िया तरीके से ऊपर आपको जाते हुए दिख रहा है। एक बार सेठी साहब से भी पूछते हैं उनकी राय। सेठी साहब, सारे लिकर स्टॉक्स में एक्शन है। यूनाइटेड स्पिरिट्स तो एक कंसेंसस कॉल ही है हमारे एक्सपर्ट्स के बीच में। अभी सिमी जी रैडिको खेतान की बात करी थी, यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी खबर आ रहा है कि हाइनेकेन बियर के प्राइसेस बढ़ाने की तैयारी में। वापस सारे लिकर स्टॉक्स फोकस में सर? बिल्कुल, सेगमेंट बहुत ही अच्छा कर रहा है और एक्चुअली ये कोइंसाइड भी कर रहा है हॉलिडे सीजन के साथ। इस तरह ये जो महीना होता है दिसंबर का, तो आमतौर पे क्रिसमस और न्यू ईयर के हॉलीडेज पे लोग जाते हैं तो इनका कंजम्पशन बढ़ता भी है। और वैसे अगर किसी को एक स्टॉक को पिक करना है तो आई वुड लाइक टू गो विद मैकडॉवेल, मतलब यूनाइटेड ब्रूअरीज। वो अच्छा लग रहा है, पिछले 2-3 दिनों से अच्छे स्ट्रेंथ में भी है और मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड और भी दिखा सकता है। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी मैकडॉवेल। आपके कोई टारगेट सर यूनाइटेड स्पिरिट्स में? लॉन्ग टर्म पे इस पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है इसमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर कोई इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदता है तो उसको 1350-1400 के लेवल्स आने वाले 9 से 12 महीने में देखे जा सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। बढ़िया एक्शन इस काउंटर पर बन रहा है। बाकी लिकर स्टॉक्स भी आपको अच्छी तेजी में आ रहे हैं। लिकर एज अ स्पेस ही एक अच्छी मूव इस समय बाजार में दिखा रहा है। बढ़िया मूव ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी आ रहा है। आज सुबह इस पर कॉल भी आया था और ज़बरदस्त एक्शन में भी दिख रहा था। जय की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय थी। मुदित जी, एक बार ओरेकल फाइनेंशियल के चार्ट्स देख लें सर। सुबह से ही बजिंग है, अब क्या राय बनती है इस पर? स्टॉक में तेजी बननी चाहिए। बिल्कुल जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। यहाँ पर खरीदारी का भी मौका नजर आ रहा है। हमें लगता है ये काउंटर 3320 से 3350 तक की अपसाइड मूव दिखा सकता है, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आज मॉर्निंग में 3150 के लेवल पे आया, वो अभी तक होल्ड कर पा रहा है और लगातार इस काउंटर में तेजी बन रही है। तो बिल्कुल 3320, 3350 तक के टारगेट्स के लिए OFSS पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3150 का। 50 के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ओरेकल फाइनेंशियल जो आज सुबह जय की तरफ से भी आपके लिए राय आई थी और स्टॉक में आपको थोड़ा मोमेंटम भी अच्छा खासा बनते हुए दिख रहा है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर भी एक मूव बनती हुई इस समय दिख रही है। हिमांशी जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट देखें सर, वापस थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है सर। दीप, काफी दिनों से वेट है इसमें एक्शन होने की। लास्ट एक्सपायरी में हमने देखा कि मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने 108, 110 के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, वो फेल होते हुए नजर आए। 2 दिन पहले स्टॉक ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी 105 रुपए के नीचे, वो भी फिलहाल के लिए फिजल आउट होता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम के लिए थोड़ा सा शायद वेट करना एक अच्छी प्रूडेंट स्ट्रेटजी रह सकती है, जहां पर आइदर साइड ब्रेकआउट अगर मिलता है, मतलब अगर अप साइड में 110 रुपए के ऊपर निकलता है तब यहाँ पर खरीदारी करें, और उस केस में यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, उस सेक्टर में से भी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है
तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अपार्ट, बट अगर ट्रेडिंग के नजरिए से इसमें ट्रेड लेना है तो 110 रुपए के ऊपर खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, ये है आपके लिए BEL जिस पर आपको रखनी है नज़र। एक और काउंटर जहां पर एक अच्छी मूव आ रही है, अपोलो हॉस्पिटल्स। बंसल जी, अपोलो हॉस्पिटल्स जरा सर एक बार देखें। इस साल एक अच्छी मूव इस काउंटर ने दिखाई, स्पेशली जो जून जुलाई की रैली आई है, पिछले 2 सेशन में 5% ऊपर आ चुका है अपोलो हॉस्पिटल्स। क्या ये एक नई लेग के मूव के लिए तैयार हो रहा है? बिल्कुल दीपांशु, नए लेग की मूव के लिए रेडी है। जिनके पास है होल्ड करें, और किसी करेक्शन में अगर ये स्टॉक 4700 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे स्तर है दीपांशु। और ये स्टॉक तैयारी कर रहा है एक नेकलाइन को तोड़ने की। 4940 की एक नेकलाइन है, जैसे ही वो नेकलाइन टूटेगी तो काफी बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा 56-5700 का। तो ऑन डिप्स अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी की राय है। ओके, तो ऑन डिप्स खरीदारी की राय है और पिछले 2-3 दिनों से आपको अच्छा एक्शन दिखा है। इनफैक्ट पिछले 6 महीनों से ये स्टॉक बढ़िया तेजी में आपको बनते हुए दिख रहा है। आइए, 2:45 बज रहे हैं, करते हैं स्वागत भसीन साहब का भसीन की हसीन पिक्स के। भसीन साहब, स्वागत है आपका। आज थोड़ा कंसोलिडेशन का दिन लग भी रहा है, जैसा आप सुबह बात भी कर रहे थे। बताएं सर, कुछ अपडेट्स आपके और फिर फ्रेश कॉल्स। हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु। वो तो आना ही था इतनी बड़ी रैली के बाद, और अच्छा भी है मार्केट के लिए, थोड़ा हेल्दी भी है। वो प्रीमियम भी कम हुआ और सारा कुछ जो सॉर्ट आउट होना है वो धीरे धीरे होएगा। आई थिंक इतने बड़े मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेट भी कर जाए, अच्छा है। अब 2 ट्रिगर्स हैं। एक तो आपको पता है आज कल एक इलेक्शन हुई है और 5 तारीख को एक और इलेक्शन है गुजरात का। मुझे लगता है सरकार की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना चाहिए इन द शेप ऑफ मे बी अ कट इन फ्यूल टैक्स और रिडक्शन इन ड्यूटी ऑन डीजल, और ये जो थोड़ा सा एक फील गुड फैक्टर देगा। इस कारण से मुझे जो सबसे बीटन डाउन सेक्टर है लास्ट 2-3 का, ऑटो, उनके नंबर्स भी मुझे वहां लेने की भी चेष्टा है। और दूसरा फार्मा, मुझे लगता है फार्मा में बेल वेदर है और यहाँ थोड़ा डिफेंसिव होए तो अच्छा है। तो आज के मेरे तीनों पिक्स उस कारण से वही वाले हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? प्लीज बताएं भसीन साहब। तो देखिए, सन फार्मा इस भाव पे सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है और अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट। नंबर्स विल बी द बेस्ट एवर। और मुझे लगता है 1035-40 में सन फार्मा लेने की चेष्टा कीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1005, 1075 से 80 सन फार्मा। सन विल बी अ बेल वेदर। अगर मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है तो इट विल स्टैंड इट्स वे थ्रू। दूसरा, मुझे आज कॉन्ट्रेरियन बनना है और जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे कोई गुड न्यूज आ सकती है रिगार्डिंग फ्यूल प्राइसेस। तो मैं महिंद्रा लेना चाहूंगा 1265-70 में। मुझे बहुत पसंद है उनके नंबर्स और उनके जो न्यू मॉडल्स हैं, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 1350 का भाव मुझे दिखता है महिंद्रा में, और स्टॉप लॉस रखिए 1240 का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, Eicher Motor. Eicher Motor is a must-have because the Royal Enfield is powering its way and their Volvo EV is doing extremely well. तो 3320-25 में आप लीजिए Eicher, keep a stop loss of 3250. ये मुझे 3450 का भाव दिखता है। These are 3 bellwether stocks, all 3 large in the index: Sun, Mahindra and Eicher. एक बार महिंद्रा के लेवल्स फिर से बता देंगे सर? महिंद्रा के लेवल 1350 का भाव दिखता है जी मुझे, और 1230 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो 1350 का भाव M&M फाइनेंस, यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी आप करके चलिए। आइशर में 3450 का टारगेट, 3225 का स्टॉप लॉस, और खरीदारी करके चलिए सन फार्मा में 1075 से 1080 तक के टारगेट्स और 1005 का स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 3 कॉल शेयर करने के लिए। सन फार्मा, M&M और आइशर्स, तीनों में आप रखिए नज़र। बट भसीन साहब ने 2 ऑटो पिक्स की बात करी, तो नज़र है हमारी ऑटो स्टॉक्स पर ही। और इस बार ऑटो सेल्स के बाद हमने देखा है कि बाजार के जो ऑटो स्टॉक्स हैं उसका मोमेंटम थोड़ा लड़खड़ा गया है। क्यों, क्या देखा है बाजार ने डेटा में जो उन्हें पसंद नहीं आया, इसके बारे में जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, बताइए क्या कुछ मिसिंग रहा इस बार की ऑटो सेल्स में? काफ़ी कुछ निकल के आया है इस बार के, और पिछले महीने की ऑटो सेल्स की बात करें तो काफ़ी मिले जुले नंबर्स वहाँ पर आए थे। हमारे बाज़ारों में शायद कंसर्न ना हो, लेकिन बाहर के जो बाज़ार हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स आए, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स है जो काफ़ी बड़ा होता है इन सारी कंपनीज़ के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट इस बार दिखी। चाहे वो 2 व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, हर तरफ आपको
आपको सिर्फ गिरावट दिखी जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है। तो सबसे पहले टू व्हीलर्स पे देखें तो हीरो मोटोकॉर्प जहां पर जो एक्सपोर्ट के नंबर आए थे वहां पे देखें तो 46% का डाउनफॉल था इस बार। आइशर्स की जो रॉयल एनफील्ड है वहां पर भी 27% की गिरावट थी। टीवीएस मोटर्स 12% से गिर कर आया था जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है, और बजाज ऑटो में 28% की गिरावट थी। टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की भी बात करें तो वहाँ पे मारुति आयशर के जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है वहाँ पे 70% की इस बार गिरावट थी। टाटा मोटर्स 59% से डाउन है, और एमएनएम की भी बात करें तो 15% से एक्सपोर्ट्स इस बार डाउन है। तो जो ग्लोबल में मंदी है वो क्लियरली यहाँ पर अब नजर आ रही है, लेकिन सपोर्ट आया तो हमारे बाजार से आया क्योंकि डोमेस्टिक की जो थीम है वो अभी भी प्ले आउट करी है। पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ देखे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मारुति की बात कर लेते तो 21% की ग्रोथ यहाँ पर दिखी थी। टाटा मोटर्स अगर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नंबर देखे तो 55% की ग्रोथ है, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर कहीं आई है तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में आई है, वहाँ पे 56% की ग्रोथ इस बार आती दिखी। लेकिन अब एक और कंसर्न है कि पैसेंजर व्हीकल तो अच्छा कर रहा है लेकिन रूरल की जो डिमांड है वो डगमगाई हुई है। पिछली बार भी कंसर्न्स थे, ट्रैक्टर सेल्स में इम्पैक्ट था, इस बार पिकअप है या नहीं, लेकिन पिछले महीने फेस्टिव सीजन था तो यहाँ पे हल्का सा पिकअप दिखा। एमएनएम 12% से ट्रैक्टर सेल्स इस बार ऊपर है, और एस्कॉर्ट्स की भी बात करें तो 13% से ट्रैक्टर सेल्स ऊपर है। अब जो कमेंट्री आई है वो यही है कि आने वाले कुछ महीनों में जो रूरल डिमांड है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड रहेगी, क्योंकि जो सीजन था, जो फार्मिंग सीजन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो ये एक पॉजिटिव यहाँ से कमेंट्री निकल कर बाहर आई है। टू व्हीलर्स डोमेस्टिक की बात करें तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर या बजाज ऑटो। तो कंसर्न एक्सपोर्ट्स का है और रूरल में अब चीज़ें ठीक हो रही है। ओके, तो रूरल में अब तक ठीक नहीं थी, अब ठीक हो रही है। अब ठीक हो रही है, यहाँ पर रखनी पड़ेगी नज़र। डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट्स थोड़े चिंताजनक रहे हैं ऑटो कंपनीज के लिए। शुक्रिया अनुपुर ये एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। आई सेठी साहब हैं हमारे साथ, पूरे शो में जुड़े रहेंगे और सेठी साहब ने कहा है कुछ और बेहतरीन पिक्स भी देंगे, तो एक और बिगुल सेठी साहब के लिए। बताएं सेठी साहब। बिल्कुल दीपांशु, जो एक और स्टॉक जो है वो कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है। स्टॉक का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज, ZENTEC इसका NSE का टिकर है। 195 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक डिफेंस का प्ले है। ये कंपनी ड्रोन्स बनाने के लिए जानी जाती है, और हमने देखा सरकार का पूरा फोकस है ड्रोन्स के ऊपर। अनमैन्ड एरियल सर्वेलेंस पे जोर है। फिर हाल ही में जो गुजरात में डिफेंस एक्सपो हुआ वहाँ पे भी इस तरह की बातें हुई है। इस कंपनी की एक दमदार इनका बिजनेस मॉडल है, और 90 से ज़्यादा इनके पास पेटेंट्स है। फिर 1000 से ज़्यादा ट्रेनिंग सिस्टम्स इन्होंने एक्सपोर्ट करे हैं। बाकी रिसेंटली सरकार ने जो PLI स्कीम भी दी है ड्रोन के लिए, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। इनको हाल ही में एयरफोर्स से भी एक बड़ा 155 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एक ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, और ये ड्रोन्स जो कंपनी बनाती है वो सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं। किसान सब पेस्टिसाइड्स और वगैरह छिड़कने के लिए यूज़ करते हैं। फिर जो फूड डिलीवरी ऐप्स है जैसे स्विगी वगैरह, उन्होंने भी एक ट्रायल इसका स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे भी ड्रोन्स की यूसेज हो रही है। तो इन सबको देखते हुए मुझे इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 7 करोड़ का पैट था जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 0 था, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं था। वो बढ़ के इस बार 7 करोड़ आया है, और ये स्टॉक भी अपने हाइट से भी अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। मुझे लगता है ये जो करंट लेवल्स है 195 के आसपास, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 210 का, स्टॉप लॉस रखता है 190 का। 210 का टारगेट, 190 का स्टॉप लॉस। खरीदारी करें जेन टेक्नोलॉजीज पर। सेठी साहब की तरफ से एक और बेहतरीन पिक्स, और भी बेहतरीन पिक्स सेठी साहब आपको देने वाले हैं। आज शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए, सुमित जी की एक कॉल है, उसके बाद नितिन जी भी जुड़ रहे हैं अपनी कॉल देने के लिए। पहले सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक है। 102 रुपए 50 पैसे, 102 रुपए 70 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, जिसका सिंबल है हेमीप्रो। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के अंदर मोमेंटम है, और ये स्टॉक के अंदर दीपांशु ब्रेकआउट है। बहुत लंबे समय के बाद ये स्टॉक के अंदर रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं, और ये स्टॉक अब यहां से चलने को तैयार है। रिसेंट के स्विंग हाई के ऊपर आ चुका है। लास्ट 2 महीने के हायर लेवल्स पे ये चल रहा है। जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है लास्ट 2 महीने के हाई। चैनल ब्रेकआउट है और लोअर लेवल से रिबाउंड है, और आज वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा प्राइस एक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। कम से कम 8 से 10% का अपसाइड मूव हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज यहां से ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। यहां पे CMP पे खरीदारी करें। 98, 99 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है।
₹98 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 107 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 110 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 2-4 दिनों में ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 98 के स्टॉप लॉस से, 107 से 110 के टारगेट्स के लिए। ओके 107 से 110 के टारगेट के लिए हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज ये भी लंबे समय बाद रिडार पर आ रहा है और रियल एस्टेट स्टॉक्स आज वैसे भी काफी बजिंग आपको ट्रेड में दिख रहे हैं। एज अ सेक्टोरल इंडेक्स रियल एस्टेट आज लीडरशिप ही दिखा रहा है। चलिए नितिन जी भी हमारे साथ है तैयार, करते हैं उनका स्वागत। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरार का। बताएं सर नितिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए 18,650 स्पॉट लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं वहां से बाउंस आ रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 30-35 मिनट के लिए एक छोटा ट्रेड अटेम्प्ट लेंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और वो होगा 18,700 की कॉल ऑप्शन जो 110 रुपए में ट्रेड कर रही है, 110-111 से ट्रेड कर रही है। इसका आज का लो है 99 का, तो स्टॉप लॉस आपका होगा 92 के आसपास, यानी कि 8 और 10 18 रुपए का स्टॉप लॉस है। और अगर बाउंस आता है तो ये 145-150 तक जा सकती है। बिल्कुल सपोर्ट पे मार्केट है। बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेवल पे ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 30-35 मिनट में बाउंस आना चाहिए, और वर्ल्ड मार्केट भी ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है, तो मोस्ट लाइकली मंडे के पहले एक बाउंस की उम्मीद लग रही है। तो नेक्स्ट 30-35 मिनट के लिए हम ये कॉल ऑप्शन लेंगे। ओके तो ये है आपके लिए 18,700 की कॉल, खरीद कर चलिए। अगले आधे घंटे में आपको एक अच्छी मूव बाजार दे सकता है, सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी जुड़ने के लिए और निफ्टी पर अपनी कॉल देने के लिए। 18,700 की कॉल आपको खरीदनी है। पर बढ़ते हैं आगे, और एक बड़ी खबर हमने आती हुई देखी थी यस बैंक को लेकर। यहाँ पर निवेश की तैयारी हो रही है फंड्स की तरफ से, और वहाँ पर आपको पार्शियल मंजूरी भी मिल चुकी है रेगुलेटर की तरफ से। बट एक रिपोर्ट आई है आज हिंदू बिजनेस लाइन में जो इंडिकेट कर रही है कि हालांकि ये डील तो हो रही है, बट यस बैंक की तरफ से सारी डिटेल्स आपके सामने नहीं आई हैं। इनफैक्ट इस डील से पहले एक और फंड ने इन्होंने अप्रोच भी किया था निवेश के साथ, पर बाजार को इसके बारे में जानकारी ही नहीं मिली। क्यों हो रहा है ऐसे? क्या ये सही कदम है? क्या सारे डिस्क्लोजर किए गए थे? और क्या ये शेयर होल्डर्स के हित में है या शेयर होल्डर्स के हित के खिलाफ है? इस पर जो ये रिपोर्ट आई है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े सवाल रेज भी कर रही है इस पूरे मैटर में लेकर, और स्पेशली येस बैंक की तरफ से जो उनका एक्शन रहा है। तो मेरे साथ आशीष और ब्रिजेश जुड़ रहे हैं ये मैटर समझाने के लिए। आशीष, पहले तो बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट जो आई है वो क्या कह रही है इस इन्वेस्टमेंट को लेकर? बिल्कुल दीपांशु, बिजनेस लाइन की खबर है और लगातार हम देख रहे हैं कि येस बैंक अपने जो एनपीएस है इसकी बिकवाली को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। एक बात है कि सितंबर में एक जो पी फंड है सेरेब्रस कैपिटल, इन्होंने ऑफर दिया था। हालांकि येस बैंक की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि दूसरा कोई ऑफर इन्हें मिला ही नहीं। अब क्या ऑफर है, दोनों जो ऑफर जो है समझ लेते हैं। सितंबर में ऑफर दिया था कि 8,300 करोड़ में यहाँ पर जो इनके जो नेट एनपीएस हैं इन्हें खरीद लिए जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जो येस बैंक की तरफ से मैनेजमेंट ने बताया कि सिर्फ जेसी फ्लावर्स का जो ऑफर है वो इन्हें मिला, इसके अलावा किसी ने बोली नहीं लगाई। तो जेसी फ्लावर्स की जो बोली है इसको मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया है। अब आप देखिए 8,300 करोड़ का जो है पी फंड सेरेब्रस कैपिटल इन्होंने ऑफर दिया है, अपफ्रंट वो पूरा पेमेंट देने के लिए तैयार है। लेकिन इसके विपरीत जिस बोली को मंजूर किया मैनेजमेंट ने, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑफर आया जेसी फ्लावर्स की तरफ से वो 12,000 करोड़ का है। अब आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि 8,300 करोड़ आपको सेरेब्रस कैपिटल दे रहा है और 12,000 करोड़ दे रहा है, तो 12,000 करोड़ काफी बढ़िया ऑफर है, इसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी बारीकी को देखें तो काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। 12,000 करोड़ में से सिर्फ 15% जो है जेसी फ्लावर येस बैंक को देगा अपफ्रंट। इसके बाद जैसे रिकवरी होगी उन स्टेजेस में इसका भुगतान किया जाएगा। यानी 12,000 करोड़ का आप समझिए केवल 15%, 1,800 करोड़ के करीब करीब आता है, तो उतना ही यहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो 85% है वो पूरी तरीके से रिकवरी के ऊपर निर्धारित है। एक तरफ जहां पर 8,300 करोड़ सेरेब्रस कैपिटल अपफ्रंट दे रहा था, यहाँ पर 12,000 करोड़ आपको चरणबद्ध तरीके से देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी की भी अगर आप शर्तें देखें तो 12,000 करोड़ पर 1.5% की सालाना मैनेजमेंट फीस भी यहाँ पर देनी होगी, और रिकवरी की रकम पर 5% की दर से कलेक्शन फीस भी देनी होगी। अगर रिकवरी जो है ये एआरसी वो ज्यादा कर लेती है, जो तय है अमाउंट उससे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर 20% अतिरिक्त फीस जो है येस बैंक को देनी होगी इस एआरसी को। और जेसी फ्लावर्स की जो एआरसी बनेगी इसमें भी येस बैंक को 20% हिस्सेदारी खरीदनी होगी। जहां पर एक तरफ येस बैंक में खुद पूंजी की तरफ दिक्कत आ रही है, ऐसे में इस एआरसी में भी 20% का
कैपिटल एलोकेशन इन्हें करना होगा। लेकिन खास बात यह है कि येस बैंक की तरफ से कोई भी डिस्क्लोजर ये नहीं आया था कि इन्हें सेरेब्रस कैपिटल जो कि एक पी फंड है इसकी तरफ से बोली मिली, तो या फिर शेयर होल्डर्स को नहीं बताया गया, यहाँ पर एक्सचेंजेस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जो निवेशक हैं, माइनॉरिटी निवेशक हैं, इनके लिए येस बैंक में ये निकल कर आता है कि इस डील के बाद एक तो पहली बात लेट रिकवरी होगी, क्योंकि 85% कैसा होगा क्या होगा किसी को पता नहीं है, और ज्यादा कमीशन देना होगा, और साथ में आपको पूंजी एलोकेशन भी करना होगा। तो अपने आप में काफी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ये जो जेसी फ्लावर्स की डील होने जा रही है, जिसके लिए इसे पार्शियल मंजूरी मिली है, उससे पहले एक और फंड ने इन्हें इन्वेस्टमेंट ऑफर्स के साथ अप्रोच किया था, सितंबर में दिया था 8,300 करोड़ का अपफ्रंट, और ये जानकारी उन्होंने ना एक्सचेंजेस पर है ना शेयर होल्डर्स को पता है, किसी को नहीं पता। अच्छा, तो ये जानकारी उन्होंने बताई नहीं, हालांकि इनके पास एक कंपीटिंग ऑफर था, लेकिन येस बैंक कहता है कि कोई कंपीटिंग ऑफर आया नहीं जेसी फ्लावर्स के सामने। और आप कह रहे हैं कि ये जो ऑफर सेरेब्रस का था, इसमें जो वो सामने से कैश दे रहे थे डायरेक्टली, वो काफी ज्यादा बड़ा था, जो इमीडिएट कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो वहीं से कवर फिर एग्जैक्टली 8,300 करोड़ आपको पी फंड दे रहा है सेरेब्रस कैपिटल। इसके मुकाबले आप देखिए जो 12,000 करोड़ है, इसमें कितनी सारी शर्तें, सिर्फ 15% आपको मिलेगा अपफ्रंट, 85% पूरी तरीके से रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है, 20% यहाँ पर एआरसी में आपको हिस्सा लेना होगा, और अगर रिकवरी तय अमाउंट से ज्यादा होती है तो 20% अतिरिक्त फीस भी देनी होगी। तो पहले जेसी फ्लावर येस बैंक में पैसे डालेगा, फिर येस बैंक उस पैसे को एआरसी में डालेगा, एग्जैक्टली, और फिर वहां से रिकवरी जो होगी वो आपके पास। हाँ, और रिकवरी अगर ज्यादा होगी तो भी 20% फीस देनी होगी। ये तो घुमा फिरा के चीजें हो रही हैं। तो डायरेक्ट जो ऑफर था वो इन्होंने नहीं लिया, जो इधर से उधर से होने वाले वो ऑफर ना लिया बात अलग है, लेकिन ऑफर की जानकारी भी नहीं दी, वो ऑफर भी नहीं लिया, और जो दूसरा ऑफर है वो उन्होंने ले लिया है, और इसका डिस्क्लोजर भी नहीं किया, पब्लिक के सामने भी नहीं पता चला कि चलिए एक कंपीटिंग ऑफर था, वहां से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेटर ऑफर है, और आप उस पर फिर व्यू एक ले सकते हैं। ब्रिजेश भी हमारे साथ तैयार, और ब्रिजेश आप तो काफी क्लोजली ये सारे मैटर्स ट्रैक भी करते हैं। बड़े सवाल यहाँ पर उठकर आ रहे हैं, जिस तरह से इस पूरी डील को हैंडल किया गया है और साथ ही पब्लिक के सामने लाया गया है, काफी सारी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं कि यहाँ पर हुई भी थी। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि शेयर होल्डर को इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं होनी चाहिए, कि अगर कोई एक ऑफर था तो शेयर होल्डर से, एक्सचेंजेस से छुपाने की क्या मंशा हो सकती है। आपने ऑफर नहीं लिया, आपको ऑफर, आपके पास दलीलें होंगी कि ऑफर अच्छा था बुरा था, उसके तर्क होंगे, लेकिन कम से कम ये बताया तो जाना चाहिए था कि ऐसा ऑफर आया था, राइट। तो वो बताया क्यों नहीं गया, सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये समस्या भी है, ये बड़ी समस्या है। रेगुलेटर्स भी इन चीज़ों को देखते हैं, एक्सचेंज भी देख ही रहे होंगे कि डिस्क्लोजर ना देना बहुत बड़ा अपराध है एक तरह से कहें अगर लिस्टेड कंपनियों के लिए, और यहाँ पर जैसा पता चल रहा है कि डिस्क्लोजर नहीं दिया गया था, तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। दूसरी बात, आप किसी भी बैंकर से बात कीजिए, अब हो सकता है इस बैंक के पास अपने तर्क होंगे जो शायद हमें नहीं मालूम, लेकिन किसी भी बैंकर से बात कीजिए तो अगर अपफ्रंट कैश कहीं से मिल रहा है, तो अगर वो जो मिल रहा है सामने ना, उसको प्रेफरेंस देता है। ये नहीं कि फ्यूचर में कितने गुना मिल जाएगा, उसकी टाइम वैल्यू क्या होगी, उसके कितने कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो अगर अपफ्रंट आपको अमाउंट ठीक ठाक मिल रहा है, तो इतने लंबे समय तक इंतजार करने की, अनिश्चितता में रहने की, और इतनी सारी शर्तें मानने की ज़रूरत क्या है, क्या बाध्यता है। मुझे लगता है कि बैंक के मैनेजमेंट को, अपने बोर्ड को उन्होंने किस आधार पर कन्विंस किया होगा, या आगे जाकर वो शेयर होल्डर्स को किस आधार पर कन्विंस करेंगे कि एक अपफ्रंट ठीक ठाक कैश वाला ऑफर छोड़कर उन्होंने एक तरह के लंबे रास्ते का चुनाव क्यों किया जिसमें इतनी सारी शर्तें हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है, और ये सवाल अहम बनता है। तीसरी बात, ऐसा कोई ऑफर क्यों लेना जिसमें आपका अच्छा खासा खर्चा आ रहा हो। आप 1.5% एनुअल फीस दे रहे हैं, उसके बाद कलेक्शन फीस दे रहे हैं 5%, उसके बाद 20% अगर जो कमिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर कलेक्शन हुआ तो 20% आपको एडिशनल फीस देना है, और कौन जानता है कब तक रिकवरी होगी, कितनी फीस भरते रहेंगे, कितना खर्च चुकाते रहेंगे, कितना खर्च का बोझ उठाते रहेंगे। तो ये चीज़ भी जो है थोड़ी समझ के बाहर है कि आखिर इस तरह का रास्ता क्यों चुना गया। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई कि आपको एक कंडीशन जब दी हुई है कि 20% कैपिटल आपको डालना है एआरसी में जो बनेगी, तो आपके पास तो वैसे ही मतलब दूसरों की मदद से बैंक खड़ा हुआ है, और फिर आप दूसरों एक नए बिजनेस में आप पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके लिए वैसे ही एक चैलेंज था पहले। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये 3 ऐसे सवाल हैं जो बहुत जो ये दिखाते हैं कि ये शायद रास्ता इतना कन्विंसिंग है नहीं।
और आपने सामने तो रखा ही नहीं, डिस्क्लोजर तो रखा ही नहीं, बताया डिस्क्लोजर रखा नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। और शायद इस तरह के डिस्क्लोजर्स की जो खामियां हैं, इन्हीं को देखते हुए सेबी ने जो डिस्क्लोजर के नियम प्रस्तावित किए हैं वो काफ़ी गंभीर होंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें जो है वो लिस्टेड एंटिटीज़ बहुत बार छुपा दी जाती हैं और शेयर होल्डर्स को जानकारी नहीं मिलती। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है डिस्क्लोजर का ना होना। बिल्कुल, ये तो बड़ी खामियां हैं। डील आप कर रहे हैं बट उसके सामने जो कंपीटिंग ऑफर था उसके बारे में नहीं बताया, और जिस तरह से रिपोर्ट ये बता रही है वो कंपीटिंग ऑफर भी बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो इस ऑफर से भी बेहतर थी, बट पता नहीं क्यों आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया, पब्लिक के सामने नहीं लिखा और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लोगों को लेने दिया। बट रिपोर्ट आई है और इस पर सवाल भी बड़े उठ रहे हैं। आशा करते हैं कि इस पर कुछ जवाब भी आए, बट सीरियस सवाल इस मामले पर उठते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए, और जो बड़े सवाल उठते हैं वो भी दर्शकों के सामने लाने के लिए। यह है येस बैंक का पूरा मामला, इस पर रखें आप नज़र। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा रिकवरी बैंक निफ्टी आपको दिखाने के मूड में दिख रहा है, हल्की हल्की मूव आ रही है, 43,100 के करीब बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। आने की कोशिश तो एटलीस्ट कर ही रहा है बैंक निफ्टी इस समय, और अच्छी रिकवरी आपको फिर से आईटी काउंटर्स में बनती हुई दिख रही है। आईटी इनफैक्ट दोबारा आई थिंक तीसरी बार है जब लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन पहले आईटी की तरफ से थोड़ा योगदान बढ़ा था, कल तो बड़ा ब्रेकआउट आया था, अब फिर से आपको आईटी मूवमेंट दिखा रहा है। मिड कैप आईटी पर रखें नजर। बिरला सॉफ्ट सुमित जी वापस मोमेंटम में आ रहा है, अब कोई बीटीएसटी ट्रेड फिर से बनता है बिरला सॉफ्ट में सर? दीपांशु देखो, बी सॉफ्ट के अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है, और 4 दिन पहले हमने इसमें बाय व्यू भी दिया था एकदम लोअर लेवल से, वहां से एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है, और 330 तक स्टॉक अभी आ चुका है। स्टॉक के अंदर अभी मोमेंटम और बाकी है, 340 350 ये इमीडिएट लेवल्स बी सॉफ्ट में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए और पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। 320 322 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशंस होल्ड करें। 340 350 तक के लेवल इस बाउंस बैक और इस पुल बैक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 340 तक के लेवल्स इस पुल बैक में आपको देखने को मिल सकते हैं। बिरला सॉफ्ट ये आपको अच्छा काउंटर दिखेगा, इस बाजार में बड़ी तेजी आ रही है। रेमंड इसको पुल अप करिए, आज सुबह इसके बारे में बात भी करी थी, सर्किट लगाने की तैयारी में रेमंड आपको दिख रहा है। ऑलमोस्ट 20% के लेवल पर फिलहाल 18% 18.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सीटी साहब, सडनली बाजार को रेमंड से कैसे प्यार हो गया सर, इतना बड़ा मूव? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, एक जबरदस्त तेजी के माहौल में है ये स्टॉक, और हमने देखा इस तिमाही के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। बाकी इसमें एक जो मुझे लगता है जो ट्रिगर है वो एक इनके कोई टूल्स डिवीजन को डीमर्ज करके उसकी भी वैल्यू अनलॉकिंग की बातें हो रही थी, हो सकता है वो मटेरियलाइज होने जा रहा हो। बाकी थाने में ये लैंड भी डेवलप कर रहे हैं, टेक्सटाइल जो इनका डिवीजन है वो भी अच्छा कर रहा है, तो इन सबको देखते हुए स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनी। अब जब आज ये 18-20% चल चुका है तो फ्रेश खरीदारी की तो सलाह नहीं है, वैल्यूएशन के लिहाज से अब काफी महंगा लगने लगा है, बट जिन्होंने लिया हुआ है मुझे लगता है अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए इसमें बने रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो अगर लिया हुआ है तो बने रहिए। अब आप 18-20% पर ऊपर लेने का तो सेंस मेक नहीं करता, बट जबरदस्त एक्शन रेमंड में आया है। एक बड़ा एक्शन सीएट में भी आते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी, अर्लियर दिस वीक एसपीएल मिड कैप में क्या आपकी ये रिकमेंडेशन भी थी सीएट, उस दिन भी अच्छी मूव आई थी, आज फिर से सीएट एक्शन में आ रहा है, यहाँ पर कोई ट्रेड बनते हुए दिखता है सर? बिल्कुल दीपांशु, देखिए टायर स्टॉक्स में इन जनरल सभी में पॉजिटिविटी बनी हुई है, चाहे जेके टायर्स की बात करें कैश सेगमेंट में या सीएट की बात करें, दोनों के सेटअप काफी पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि ये वीकली क्लोज जो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास सीएट में हो रहा है, ये एक फ्रेश ट्रिगर है। मेरा मानना है कि मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से इसमें खरीदारी करके चलें। यहाँ से लेकर 1880 1900 अच्छे लेवल्स हैं ऐड करने के लिए। मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले समय में 2400-2500 रुपए तक के मूव दिखा सकता है, तो बिल्कुल एक आउट परफॉर्मर सेक्टर रह सकता है। जिनकी पोजीशंस है बने रहें और डिप पर खरीदारी करने की चलने की सलाह है। पोजीशन है तो बने रहें और डिप पर खरीदारी भी करके चलें, यह है आपके लिए सीएट। ये काउंटर भी अच्छी मूव दिखा रहा है। टायर स्टॉक्स पर अभी आप रखिए नजर, बालकृष्णा की भी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, सीएट पर भी आपको एक मूव आती हुई दिख रही है, बट मूव आपको कच्चे तेल में आती हुई दिख सकती है। वैसे तो कंसोलिडेशन में चला गया है, रिसेंटली एक अच्छी गिरावट भी आई थी, 86-87 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट ये वीकेंड स्पेशली ये संडे तेल के लिए काफी अहम रहने वाला है। आइए इसके बारे में थोड़ा समझा जाए। ओपेक की बैठक होने वाली है, क्या है बाजार की एक्सपेक्टेशन, ये नेहा लेकर तैयार है। नेहा, इस बैठक से पहले तो इतनी सारी खबरें आई हैं, पहले पता चला प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, फिर बोला नहीं प्रोडक्शन कट होगा, अब कह रहे हैं कि शायद कुछ ना करें, चल क्या रहा है?
पहले ये ओपेक प्लस की बैठक का इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है दिसंबर वाली बैठक क्योंकि इससे पहले ये हमें शॉकर दे चुके हैं। जब इन्होंने 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की थी, वो भी सरप्राइज था। तब हम ये मान के चल रहे थे कि 10 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास आएगा और दुगनी कटौती अनाउंस की। उसके बाद मजेदार बात ये हुई कि ठीक मीटिंग के बाद ही बताया कि हम तो इतनी कटौती कर ही नहीं पाएंगे, 10 से 11 लाख बैरल के आसपास की कटौती होगी। ये बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सब अब जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, स्लो डाउन के आसार हैं, चाइना में अभी भी जीरो कोविड पॉलिसी का कहर बना हुआ है, यूरोप में, अमेरिका में मंदी की सुगबुगाहट है। इन सब के बीच अब ओपेक है, वो यहाँ से निर्णय क्या लेता है? क्या वो अपने आउटपुट को मेंटेन रखेंगे जो कटौती थी, या वो इसको काटेंगे या फिर बढ़ा भी सकते हैं? तो इसी को लेके बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं और इसमें 2 धड़े बन गए हैं। अब एक धड़ा है वो कह के चल रहा है, वो मान के चल रहा है कि उत्पादन कटौती होगी। और उनका तर्क क्या है? पहला तो ये है कि चीन की डिमांड कमजोर है। जब डिमांड ही कमजोर है तो आप उत्पादन बढ़ा के क्या करेंगे? यूरोप, अमेरिका में मंदी के आसार बनते दिख रहे हैं, स्लो डाउन जैसे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भी वो कह रहे हैं कि इस कारण से भी सप्लाई घटाने का जो पक्ष है, जो पलड़ा है, वो मजबूत हो जाता है। ओपेक ने पिछले महीने ही हमने देखा था कि जो ग्लोबल डिमांड ग्रोथ है उस पे फोरकास्ट फिर से घटा दिया और लगातार 5वीं बार उन्होंने घटाया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कुछ इसी तरह के बयान दिए हैं। सऊदी, कुवैत, कतर और हाल फिलहाल में बहुत सारी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्होंने दिसंबर और जनवरी की जो अपनी लोडिंग OSPs हैं, ऑफिशियल सेलिंग प्राइस, वो घटाई है। तो इसका पक्ष रखते हुए एक धड़ा मान रहा है कि ओपेक इस बैठक में उत्पादन कटौती का ऐलान कर सकता है। लेकिन अब मजेदार बात दीप ये है कि दूसरा धड़ा है, उसकी क्या दलील है वो भी मैं रखती हूँ। सबसे पहला तो ये कि वियना में बैठक होनी थी। जब भी इन पर्सन बैठक होती है तो लगता है कुछ बड़ा ऐलान होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में इन्होंने कहा ये वर्चुअल मीट करेंगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर निकल कर आया जिसमें लोगों को लगा कि नहीं, शायद ये कोई बड़ा ऐलान नहीं करेंगे। जो वो 20 लाख बैरल वाली कटौती है वही यहाँ से अब जारी रहने वाली है, कुछ नहीं करेंगे। इट माइट जस्ट बी अनचेंज्ड। और अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमत एक्चुअली गिरेंगी। साथ में ये भी कहना है कि भले ही आप देख लें कि दुनिया भर में मंदी के संकेत है, लेकिन एशियन डिमांड जो है वो जबरदस्त है। और इसके आंकड़े मैंने खुद चेक किए। एक रेफिनेटिव करके एक वेबसाइट है जो सारे डेटास को ट्रैक करती है। नवंबर में चीन, भारत और साउथ कोरिया की जो कुल खरीद है वो 290 लाख बैरल के आसपास रहने के एस्टिमेट्स हैं। और ये फिगर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्टूबर में ये 256 लाख था और उससे पहले सितंबर में 266 लाख। मतलब इन तीनों एशियाई देशों के कारण डिमांड बढ़ी है। चीन का ही नवंबर तेल का इंपोर्ट है वो मार्च 2021 के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर गया है। भारत का तेल इंपोर्ट 4 महीने की ऊंचाई पर है। तो इन सब फैक्टर के मद्देनजर जब 2-3 ये बड़े कंज्यूमर्स हैं, इनकी डिमांड अब पकड़ रही है पेस, तब ये दलील बनती है कि सऊदी के पास तो केस है या फिर मिडिल ईस्ट के पास एक केस बनता है कि वो यहाँ पर सप्लाई को बढ़ाए। तो इन सब फैक्टर्स के चलते दिख रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि 5 दिसंबर को रूसी तेल पर बैन EU लगा देगा। G7 प्राइस कैप को लेके यहाँ बातचीत चली रही है, $60 के आसपास का वो लेवल हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो एक साथ मिल गए हैं ना दीप, इस वजह से ओपेक प्लस की बैठक को लेके असमंजस बना हुआ है। और कच्चे तेल हमारे लिए तो रिलीफ की बात रही है काफी समय के लिए। क्या ये रिलीफ बना रहेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो चलिए, संडे का इवेंट है, उसके बाद मंडे को भी इवेंट है और दोनों पर हमारी टीम की पूरी नजर रहेगी। नेहा हमारे लिए इस पर अपडेट्स भी लेकर आएंगी। कच्चे तेल ओपेक की बैठक है इस वीकेंड को, इस पर रखें आप नजर। फिलहाल कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं बन रहा है, बट ओवर द वीकेंड देखते हैं कैसा मूव आएगा। रुपए पर रखिए नजर। आज सुबह अच्छी तेजी के साथ खुला था, अब अपनी गेंस गिव अप करके थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में आ रहा है। तो रुपए में भी इस हफ्ते की अच्छी मूव के बाद अब आप थोड़ा रिवर्सल का साइन देख रहे हैं। HUL में एक थोड़ा आज गिरावट का साइन आया है। ये हफ्ता तो काफी एक्टिव रहा था। इनफैक्ट मुदित जी, वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन एक अच्छा मूव HUL में आई थी। अब थोड़ी मुनाफा वसूली है। कहां पर सपोर्ट दिखता है सर? वापस खरीदारी के लेवल्स आ रहे हैं इस काउंटर में? क्या करना है HUL में? ओवरऑल मोमेंटम तो पॉजिटिव ही है और बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन है, होल्ड कीजिए और ये खरीदारी का ही मौका है। जब तक ये चार्ट्स पर 2530 के लेवल को होल्ड करता है तब तक हर डिप में खरीदारी करके चलेंगे। इसमें अब की बार जब 2680 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ये 2800 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर बड़ा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर डिप में भी बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2530 का। 2530 का रहेगा स्टॉप लॉस और HUL ये आपके रेडार पर रहना चाहिए।
हफ्ता वैसे इसके लिए अच्छा रहा है, पर अब थोड़ी गिरावट के मूड में आ रहा है। L&T टेक के लिए अच्छा समय रहा है और आज भी आपको अच्छी गेंस दिखा रहा है। कल करीब 9% ऊपर था, आज आपको 3% ऊपर, सुबह से ही जिस लेवल पर खुला था उसके आसपास ही आपको होल्ड करते दिखेगा, तो मूव इसमें अच्छी आई है। शुगर स्टॉक्स की हमने बात करी, एक बलरामपुर चीनी पर भी राय लेनी है। किरण जी जरा बलरामपुर का भी चार्ट देखें। बाकी शुगर स्टॉक्स बजिंग है, बट ऑफकोर्स वायदा कारोबार का एकमात्र पार्टिसिपेंट है शुगर स्पेस से। बलरामपुर की चार्ट क्या कहती है सर? मेरे लिए था ये क्वेश्चन? जी किरण जी आपके लिए था। सॉरी दीप। बिल्कुल, बलरामपुर चीनी का चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, पर एक ही तकलीफ है कि इसने एक वर्टिकल रैली दी है 320 से लेके 390 तक, तो इतने अच्छे मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना अच्छा है। अगर ये स्टॉक 375 390 के रेंज में अगले 4-5 दिन ट्रेड करता है, तो मेरा मानना है कि हम 400 के ऊपर के लेवल्स आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। तो यह है आपके लिए बलरामपुर, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक अपडेट आशु सर की तरफ से भी लेना है और वो है कॉनकॉर पर। आशु सर, मुझे याद है कुछ दिन पहले आपके रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था कॉनकॉर, हफ्ते की शुरुआत में आपने कहा था यहाँ पर आप नजर रखते थे। आई थिंक लास्ट वीक आपके रेडार पर आया था, पिछले हफ्ते के रेडार पर आया था। उसके बाद रेलवे का कुछ डेटा भी आया है और वो भी एनकरेजिंग रहा है। कॉनकॉर आज थोड़ा एक्शन में भी है, तो जो स्प्रेड पिछले फ्राइडे को बनाया था वो मेंटेन करना है सर कॉनकॉर में? बिल्कुल मेंटेन करना है दीपांशु, बहुत बढ़िया। और मैं तो हर मतलब एवरीडे आके जो 5 स्टॉक हैं, कॉनकॉर, अंबुजा, यूपीएल और डेल्टा और एक वेदांता भी 5वां, ये पांचों का हर बार आके बोलता हूं कि बिल्कुल लेके बैठे रहे। स्प्रेड इतना स्वीट स्पॉट पे है कि हमने जो नेक्स्ट कॉल अपनी बेची हुई है, मतलब डीप इन द मनी हो गई है, जो ली हुई है 750 की यूपीएल में भी, कॉनकॉर में भी, और जो बेची हुई है वो 820 की है। 750 की बढ़ती जा रही है, 820 की वहीं के वहीं है, तो और ये भी 800 रुपए क्रॉस कर जाएगा तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होगा इसमें, यूपीएल में, सब में। बिल्कुल बने रहे इसमें कोई। और ये सबसे बढ़िया बात है दीपांशु कि अगर आप अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई कर लेना, तो आप ये देखिए कि इसी, अगर किसी जो ट्रेडर है, मतलब हमारा तो काम है कि एक आइडेंटिफाई करना कि विच आर द स्टॉक फॉर दिसंबर सीरीज, कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे, स्टॉक लेना है। ये बार बार आपको ट्रेडिंग के कितने मौके देता है, ये 780-85, फिर 760-65, फिर 80-85, फिर 70-68-70, फिर 85। तो मतलब अगर किसी को डिप में, मतलब जैसे हम बार बार कहते हैं ना, एक सेफ पे कहता है, अगर बहुत सेफ होना ना, सेल एट हाइज और बाय द डिप्स, ये तो बहुत आसान है कहना, लेकिन मतलब ऐसा होता कब है? ये स्टॉक वो बार बार दे रहा है, आपको डिप पे मौका देता है, 4 बार तो मूवमेंट दे चुका है, और अगर पड़ा भी रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऊपर बिकेगा ही बिकेगा। अदरवाइज स्प्रेड में शांति से, क्योंकि कई लोगों को थ्रिल चाहिए होता है कि नहीं ये ट्रेडिंग करनी है, तो हमारा काम है कि स्टॉक आइडेंटिफाई करके दे देना, ये स्टॉक्स है जो इस महीने के हैं, इनमें आप ट्रेडिंग करते रहो, आपको मजे आएंगे। बट वो मजे दीपांशु ऑटो स्टॉक्स में नहीं मिल रहे हैं। मैंने अभी दीपांशु सीरियसली वो किरण जी का मुझे आंसर चाहिए था, मुझे भूल गया उनसे पूछना कि अब ये फिर ये 440 के ऊपर ये टाटा मोटर खड़ा हो गया, इतना डिसेप्टिव लुक्स देता है, मतलब क्योंकि इतना फेवरेट स्टॉक है, इतना फ्लेवर में रहता है, इतना पॉपुलर है कि डिसेप्टिव है। मैंने तो हाथ जोड़ दिए कि मुझे तो मतलब अवॉइड लिस्ट में आ गया मेरी ये, तो क्या करना चाहिए वैसे में? आशु जी, जैसे अब आप एंकरिंग का मौका खो चुके हैं, तो ये नाइंसाफी है सर कि डायरेक्टली आपने वहां से सवाल पूछ लिया। बट हाँ, आशु जी का सवाल है, किरण जी टाटा मोटर्स पर आपका व्यू? ऐसे ही नाम नहीं आशु जी का रखा है, स्विंग के सुल्तान, ऐसे स्विंगर देते हैं ना, तो क्योंकि मुझे कंप्लीटली क्लियरली याद है टाटा मोटर्स का मैंने जब कॉल दिया था 30 तारीख को, तब उन्होंने बिल्कुल कहा था कि मेरा साथ है आपके, मेरे लॉन्ग पोजीशंस है। आज उन्होंने कंप्लीटली यू टर्न ले लिया, बोला कि मुझे लॉन्ग पोजीशंस नहीं है, मेरे शॉर्ट पोजीशंस है। तो मुझे नहीं समझ में आता है ऐसे कैसे स्विंग करते हैं, पर फिर भी टाटा मोटर्स का जो कॉल दिया था वो उधर से लगभग 4-5 रुपए फ्यूचर्स ऊपर चला, गैप से दूसरे दिन खुला, और उसके बाद ये नीचे क्यों आया इसका रीजन भी है मेरे पास। निफ्टी फ्यूचर्स 19,000 के आसपास के लेवल से नीचे आ गया 18,800। टाटा मोटर्स निफ्टी फ्यूचर्स का निफ्टी का एक स्टॉक है, अगर निफ्टी नीचे आता है तो टाटा मोटर्स बिल्कुल नीचे आएगा, पर जिस तरीके से वो सिर्फ ड्रिफ्ट हुआ है, 4 रुपए नीचे आया है, तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। मेरा अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बिल्कुल खराब नहीं हुआ है, पर अभी मेरा जो कॉल था, जब हमने कॉल दिया था ऊपर गया, तो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया था, तो उधर नो प्रॉफिट नो लॉस से हम निकल गए। पर मेरा ये मानना है कि ये अगर करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है।
तो थोड़ा स्विंग हुआ है दोनों तरफ का टाटा मोटर्स में, बट अगर आपने ट्रेड लिया और लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है तो फिर ये ठीक ही रहा होगा। नजर रखिए टाटा मोटर्स आज थोड़ा सुस्त है, पिछले 2 दिनों से काफी एक्टिव हो रहा था। आइए मुदित जी के लिए बिल्कुल मुनाफे वाले मुदित। मुदित जी बताएं सर। कैपिटल गुड्स में यहाँ पर बाइंग नजर आ रही है, तो एक ऐसा स्टॉक जहाँ पर बढ़िया तेजी बनी हुई है, ईयरली हाई पर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, हमें लगता है अभी और तेजी दिखा सकता है। कमिंस इंडिया, यहाँ पर कमिंस इंडिया के ऑप्शन के जरिए पोजीशन बना के चलने की सलाह दे रहे हैं। 1440 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो करीब 42 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट बनेगा 56 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 60 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 34 रुपए का। लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है, हायर हाइज हायर लोज में इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर ऑप्शन चेन डेटा पे भी बात करते हैं तो ऑप्शन चेन डेटा में अगर हम बात करते हैं 1380, 1360, 1400, 1420 तक के राइटर्स यहाँ पर ट्रैप हैं, यहाँ पर पोजीशन कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह के बिल्डअप बनते हुए नजर आए हैं, 2-2.5% का फ्रेश बिल्डअप भी होता हुआ नजर आया है। लग रहा है कि यहाँ से भी और तेजी ये काउंटर दिखा सकता है, तो 1440 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 56 और 60 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 34 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए कमिंस 1440 का कॉल खरीदे, 42 पर मिल रहा है 56 और 60 के टारगेट्स के लिए। एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, मिड कैप आईटी एज अ स्पेस एक अच्छा मोमेंटम और ट्रैक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पर कोफोर्ज स्टॉक है जो कि आज सुबह से एक अच्छी तेजी दिखा रहा था, एंड टूवर्ड्स द क्लोज वापस से इसमें ट्रैक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। कोफोर्ज में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मूव है ये 4320, 4350 तक स्टॉक को ले जाते हुए दिखा सकती है, और वो भी मंडे या ट्यूसडे के सेशन तक ही। तो यहाँ पर कोफोर्ज में इन द मनी के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन यानी कि 4200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। करंट लेवल्स 180 रुपए के आसपास है, इसमें 170, 172 रुपए तक भी कोई डिप मिलता है तो ऐड करके चलें। 150 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 220 और 230 रुपए के दो टारगेट्स कोफोर्ज की 4200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। कैश लेवल्स में 4320 और 4320, 4350 तक के लिए अपसाइड मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए कोफोर्ज, इस पर करें खरीदारी। 4200 का कॉल आपके लिए आ रहा है। जय भी जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में उनसे भी लेंगे उनका कैश का ऑप्शन। बट एक इंटरेस्टिंग खबर है, लिकर स्टॉक्स पर तो हमने फोकस कर लिया, बट अगर आप लिकर स्टॉक्स प्रेफर नहीं कर सकते तो बाकी बेवरेज स्टॉक्स में भी एक्शन है। वरुण बेवरेजेस तो सेपरेटली मूव कर ही रहा है, बट चाय और कॉफी यहां पर, स्पेशली जो कॉफी के स्टॉक्स हैं उस पर रखिए नजर, क्योंकि वहां पर भी कुछ खबरें बन रही हैं जो इन स्टॉक्स को एक्शन में ला रही हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार समझाने के लिए, क्या चल रहा है यहाँ पर अरमान? देखिए, आपको स्टॉक्स जो हैं जैसे CCL प्रोडक्ट्स लीजिए, टाटा कॉफ़ी, जयश्री टी, मतलब जो कॉफ़ी और टी के जो भी स्टॉक्स है आपको सब पे फोकस रखना है। अब होता क्या है, देखिए जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ग्लोबली जितना भी प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का, उसमें से लगभग 37 से 40% तो सिर्फ ब्राज़ील ही करता है। अब वहाँ पर क्या दिक्कत हुई, जहाँ पर हमने पहले भी आपको लिंक करके बताया था कि पिछले साल जो वहाँ पर जो दिक्कत हुई थी, ड्रॉट हुआ था, उसकी जो दिक्कतें हैं उसके कारण जो अभी की जो फसल है और जो अभी जो पैदावार है वहाँ पर भी आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो टोटल जो प्रोडक्शन जो अनुमान था पहले, जहां की वो 321 करोड़ केजी जो है प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसकी वजह जो प्रोडक्शन हुआ है वो लगभग अगर आप देखेंगे 300 करोड़ केजी का हुआ है। अब एक तो ब्राजील की बात हुई कि ब्राजील में वहां पर अभी दिक्कत है, क्योंकि जो पिछले साल जो ड्राउट था वहां पर दिक्कत है। दूसरा वियतनाम की अगर आप बात करेंगे तो वियतनाम अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल वहां पर भी वो 17% जो ग्लोबली प्रोडक्शन होता है कॉफी का, उसका 17 से 20% वियतनाम से आता है। अब वियतनाम में दिक्कत ये हो रही है कि वहां पर अब वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने के कारण जो हो रहा है, जो पैदावार है वो कंपैरेटिवली कम होती जा रही है। और अगर आप देखेंगे जो उनका स्टॉक पाइल है कि कितना वो स्टॉक रख रहे हैं, उसमें ऑलरेडी 50% की गिरावट आती हुई दिखी है। अब ये सारी खबर के साथ साथ अगर आप देखेंगे पिछले 12 दिन में अगर आप देखेंगे कॉफी के दाम लगभग 14% के आसपास जो है ऑलरेडी उछल चुके हैं। कॉफी के साथ साथ अगर अब मैं टी की बात करूं, जहां पर आप दूसरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करेंगे, जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है, वहीं अगर अब मैं चाय की बात करूं तो चाय में अगर आप देखेंगे पिछले जुलाई से अगर आप देखेंगे तो लगभग 10% का यहां पर उछाल आता हुआ दिखा है। और इसी के साथ साथ अक्टूबर का जो डेटा आता हुआ दिखा है, जो हमारे देश का अक्टूबर का प्रोडक्शन का डेटा आया है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे कि वहां पर लगभग 16-17% की गिरावट होती हुई दिखी है। तो ये जो कंपनियां जिसके पास इन्वेंट्री है और जो चाय में है और जो कॉफी में है, और कॉफी में भी साथ साथ में इन कंपनीज में जहां पे CCL प्रोडक्ट्स हो गया मान लीजिए, क्योंकि ये तो कॉस्ट प्लस मॉडल पे करते हैं, तो कॉस्ट प्लस मॉडल पे करने के कारण होता क्या है कि अगर
क्योंकि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो अगर जो है वो भाव अगर आपके पास कम होते हैं कंपेरेटिवली इंटरनेशनल मार्केट से, या फिर ओवरऑल जो भाव अगर आपके और ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इंडिया जो है उनका एक्सपोर्ट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आप 2021 की बात करेंगे, 1 अप्रैल 31 अक्टूबर की जो बात करेंगे, वहाँ पे जब 4000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, ऑलरेडी अगर आप इस जो अप्रैल से अक्टूबर में है हम 5500 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो जैसे ही अगर भाव बढ़ता है और ये जो कंपनियां इंडिया का जो ऑलरेडी अपना मोर देन 50% इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट करती हैं, तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो इस कारण इन कंपनियों को फायदा होता हुआ दिखेगा। तो डायरेक्ट फायदा है इन कंपनी Exactly, क्योंकि वॉल्यूम्स इनके बढ़ जाते हैं। सेठी साहब, लिकर स्टॉक्स तो एक्शन में है, ये चाय और कॉफी के स्टॉक्स के बारे में अरमान कह रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा मूव आ सकता है। नहीं, बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं, और जो अरमान ने जो जस्टिफिकेशन दिया बिल्कुल जायज है। ब्राजील में क्रॉप खराब होने की वजह से, चूंकि ब्राजील एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉफी का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, तो मुझे लगता है उसका एक इम्पैक्ट पूरे ये कॉफी और चाय वाले स्टॉक्स पे देखने को मिलना चाहिए। और ब्राजील में शुगर भी होता है, और आज हम शुगर में भी एक अच्छी तेजी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है दैट कैन ऑल्सो भी वो भी एक कनेक्ट किया जा सकता है। तो ऑल इन ऑल चाय है, कॉफी है, शुगर है, ये तीनों सेक्टर अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल बने रहने की सलाह है सभी स्टॉक्स में। तो ये है आपके लिए टाटा कॉफी, सीसीएल प्रोडक्ट्स इन पर्टिकुलर, जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। चाय और कॉफी और साथ ही लिकर, वरुण बेवरेजेस भी, ये सारे के सारे काउंटर्स आपको रेडार पर रखने हैं। अच्छी मूव आ रही है, सेपरेट ट्रिगर्स हैं सबके लिए, बट मूव बढ़िया इन काउंटर्स में आ रही है। आइए, जय ठक्कर भी है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन, जय, थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए बाजार, जैसा आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, बट अभी बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है, करीब 75 अंक ऊपर बैंक निफ्टी आया है, निफ्टी भी 18,700 के लेवल पर आ रहा है। बताएं, कैश के ऑप्शन के लिए क्या रेकमेंड कर रहे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। इनफैक्ट दीप, एज यू राइटली सेड, जो मॉर्निंग में हमने बात की थी वही है एग्जैक्टली कि जो लेवल्स पर हम सपोर्ट देख रहे थे क्लोजिंग बेसिस अगर आप देखें तो 18,700 750 की रेंज निफ्टी में, और 43,000 के करीब करीब बैंक निफ्टी में वो लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है क्लोजिंग बेसिस एंड क्लोजिंग अबाउट दोज लेवल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और कंसोलिडेशन हमें देखने मिल सकता है मार्केट में। आई मीन मुझे बड़ा उतार चढ़ाव कुछ दिख नहीं रहा है एज ऑफ दैट मार्केट लेवल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव अभी भी कंटिन्यू रहेगा। अगर आप देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप में आप देखिए तो जबरदस्त एक एक्शन है। अभी एमटार हमने सुबह डिस्कस किया 9% प्लस ऊपर है, तो वहां पे अच्छी तेजी देखने मिली, और ऐसे बहुत सारे मिड कैप आईटी में भी आपको तेजी देखने मिली, और कई स्टॉक्स है जहां पे एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, बट देन समहाउ पीएसयू बैंक्स कुछ अच्छा होल्ड आउट भी कर रहे हैं। तो इट्स अ मिक्स्ड ट्रेड। तो मैं दीप स्टॉक ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। एचडीएफसी लिमिटेड का 2660 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है। ये ट्रेड कर रहा है अभी 39.30 पर। एचडीएफसी लिमिटेड का पुट ऑप्शन खरीदे 2660 के स्ट्राइक का 39.30 ट्रेड कर रहा है दीप। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है 29.40। सो नियरली अराउंड 10 पॉइंट्स का एक आपका डाउनसाइड रिस्क बनेगा। 300 का लॉट है तो 3000 हुआ। अपसाइड पोटेंशियल जो है दैट कम्स टू 50 एंड 55, 50 और 55, ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। सो एचडीएफसी लिमिटेड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग एट द हाई लेवल्स। पहला टारगेट इसका स्पॉट में बनता है लगभग 2620 का, एंड दूसरा बन रहा है 2600। तो आई थिंक 40 to 60 पॉइंट्स का आपको एक करेक्शन देखने मिल सकता है, जिसके कारण फुट ऑप्शन में हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने मिल सकता है। एचडीएफसी, इसमें पुट खरीदने की राय आ रही है, तो थोड़ा और कंसोलिडेशन के आपको इंडिकेशन दे रहा है। आज थोड़ा सुस्त भी बना हुआ है सुबह से, पुट खरीद कर चलें एचडीएफसी में, ये आपके लिए राय आ रही है। सुमित जी की तरफ से एक बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, मेरे पास भी एक सेल कॉल है और वो भी एज लेटर से ही है। ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 2820 रुपए, 2825 रुपए फ्यूचर्स में। स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से आज एक अच्छा खासा दबाव मिल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ये स्टॉक के अंदर यहां से आ सकता है। 2860, 2870 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 2860 के ऊपर का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और बिकवाली करना है हीरो मोटोकॉर्प। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2760, 2730, ये दो टारगेट्स 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से छोटे से फॉल के लिए
हीरो मोटोकॉर्प में बिकॉली कर सकते हैं। 2860 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। 2760 रुपए से लेके 2730 रुपए तक के टारगेट हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटो, जहां पर आपको रखनी है नजर। 2815 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, बट 2760 से 2730 के टारगेट के लिए आप यहां पर बिकवाली कर सकते हैं। थोड़ी वीकनेस अक्रॉस ऑटो हमने आती हुई देखी है, जब से ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं थोड़ी वीकनेस आई है। अभी संवर्धना मदरसन पर भी कुछ ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही थी, वो हमारी टीम आपको दिखा भी रही थी, वहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। वैसे काफ़ी एक्टिव रहा है संवर्धना मदरसन इस हफ्ते। स्टार्टिंग ऑफ द वीक ऑटो से अच्छा सपोर्ट था, वो जो ब्रेकआउट आया था 2 दिन पहले, वहाँ पर बढ़िया मूव थी ऑटोज़ की, बट उसके बाद से जब नंबर्स आना शुरू हैं तब से ऑटोज थोड़ा कंसोलिडेशन में आपको जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए 8 दिन की तेजी पर तो आज आपको ब्रेक लगते हुए दिख रहा है, बट हल्की फुल्की ही गिरावट बाजार ने दिखाई है। आधे % की गिरावट निफ्टी पर और सिर्फ 0.3% की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर दिखी है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल स्टेबल हैं। आज शाम को अमेरिका में जॉब्स डेटा आने वाला है, रोजगार के आंकड़े आएंगे, उस पर बाजार की नजर है किस तरह का डेटा वहां से निकल कर आता है। 43,100 बैंक निफ्टी क्लोजिंग में जाते हुए दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स टॉप गेनर 2% ऊपर। आईटी से हल्का फुल्का योगदान, लार्ज कैप आईटी में एटलीस्ट टेक महिंद्रा यहां पर खरीदारी रही। टाटा स्टील, ग्रासिम, रेड्डीज, बीपीसीएल, यूपीएल, एसबीआई लाइफ, ओएनजीसी, ब्रिटानिया, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, यहां पर भी आपने पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देखा। गिरावट ऑटोज लीडरशिप ले रहे थे गिरावट में आज। आइशर मोटर्स और एमएनएम टॉप लूजर्स। मारुति सुजुकी भी कमजोर, बजाज ऑटो में भी वीकनेस और हीरो मोटो पर अभी सुमित जी ने सेल कॉल भी दिया। टाटा मोटर्स भी आपको ½ % नीचे ही दिखा है। एचयूएल 0.25% की वीकनेस इस पर रही। टाटा कंज्यूमर 2% फिसला है। नेस्ले में भी आपने वीकनेस देखी है। तो एफएमसीजी और ऑटो आज के 2 कमजोर पिलर्स यही थे। इसके अलावा चुनिंदा बैंक्स में भी आपने कुछ बड़ा एक्शन नहीं देखा। एचडीएफसी बैंक 0.5% नीचे था आज के ट्रेडिंग सेशन में। कोटक बैंक में भी ½ % की गिरावट रही। एलएनटी, हिंडाल्को, आईटीसी, टाइटन और सिप्ला, डिवीज लैब, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपको वीकनेस दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, यहां पर थोड़ा एक्शन ज्यादा था। बीएचईएल वायदा कारोबार के बैन में है, बट 7.5% का उछाल इस पर आया। एस्ट्रल 0.5% मूव इसमें। एमएनएम फाइनेंस और एलएनटी फाइनेंस दोनों हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर अच्छी खरीदारी। मिड कैप आईटी एक्टिव रहा। ऑरेकल फाइनेंस सुबह जय ने यहां पर कॉल दी थी। एलएनटी टेक कल 9% दौड़ने के बाद आज 3% दौड़ा है। कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, यहां पर भी आपने बढ़िया मूव आती हुई देखी। गुजरात गैस में एक्शन था। टाटा कम्युनिकेशंस एक्टिव रहा। यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, दोनों लिकर स्टॉक्स में आपने बढ़िया मूव देखी है। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट, टाटा कम्युनिकेशंस, गुजरात गैस, डॉक्टर लाल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जी एंटरटेनमेंट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईईएक्स भी आपको आज सुबह से एक्टिव दिख रहा है। गिरावट रही एबेट में, गिरावट रही अशोक लेलैंड में, गिरावट रही इंडिग्लोब एविएशन, साथ ही आपने वीकनेस बनती हुई देखी हैवेल्स में। बजाज फाइनेंस भी आज कमजोर था। वीकनेस आपको देखी है सिंजीन, टाटा केमिकल्स, ये भी आज आपको फिसलते हुए दिखा है। बर्जर पेंट्स, हिंदुस्तान कॉपर भी वीक रहे। पेटीएम, इस पर आपने एक्शन देखा और बड़ी मूव आती हुई दिखी, थोड़ा स्टॉक भी एक्टिव था। जोमैटो में इस हफ्ते बड़ी ब्लॉक डील आपने होती हुई देखी है, वो मूव आती हुई दिखी, थोड़ा स्टॉक भी एक्टिव था। जोमैटो में इस हफ्ते बड़ी ब्लॉक डील आपने होती हुई देखी है, वो स्टॉक भी आपको बड़ा एक्टिव दिखा। तो कैश स्टॉक्स में बड़ा एक्शन था। न्यू एज काउंटर्स में आपने बड़ी मूव देखी, बट उसके बाद आपने सारा का सारा एक्शन अदरवाइज उतार चढ़ाव वाला देखा। बट हाँ, 8 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है, बट ये हफ्ता रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है भारतीय बाजार के लिए। रिकॉर्ड क्लोजिंग भी हमने 4 लगातार दिन बनते हुए देखी, और आज भी अगर आप देखेंगे तो वीकली क्लोजिंग के हिसाब से रिकॉर्ड वीकली क्लोज भी आपको बनती हुई दिखी है। 18,700 प्रोविजनली निफ्टी होल्ड कर रहा है। आई थिंक फाइनल क्लोजिंग फिगर भी इसके आसपास ही आना चाहिए, और बैंक निफ्टी 43,100 प्रोविजनली होल्ड करते हुए दिख रहा है क्लोजिंग पर। आइए, इससे पहले कि फाइनल क्लोजिंग फिगर आए, मैं आपको बता दूं कि आज शाम के क्या क्या आयोजन है। वीकेंड सेशन भी हो गया शुरू। सोने की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है। घरेलू बाजार में भाव 9 महीने की ऊंचाई पर हैं। क्या है तेजी और क्यों है ये तेजी, और क्या ये आगे बढ़ी रहेगी? साल के आखिर में क्या सोना फिर नया रिकॉर्ड बनाएगा? इस पर देखिए हमारी खास पेशकश। तेजी आई है, दूर तक जाएगी, ये हम सवाल पूछेंगे 4:30 बजे।